मासूम स्कूल की खूबसूरत लड़की तूफान में मेरे दरवाजे पर आती है, सिर्फ एक रात मेरे घर पर गुजारने के लिए। लेकिन मैं उसे मना कर देता हूँ। अगले दिन वह मेरे घर के पीछे की गली में मरी हुई मिलती है। अपनी गलती मानकर मैं पुलिस में भर्ती हो गया और सालों तक कातिल को ढूंढता रहा। लेकिन तूफान ने हर निशान मिटा दिया था, पूरे 10 साल, और एक भी सुराग नहीं मिला। तभी अचानक एक आवाज आती है, डेरेक, मैंने सुना है तुम्हारे माँ बाप काम से बाहर गए हैं। तुम घर पर अकेले हो, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? मैं घर के काम कर सकती हूँ। मैं अपने सामने खड़ी लड़की को घूरता हूँ। बिना सोचे मैं उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। आइरिस खुद ही पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन मदद मांगने के लिए वह खुद को वहीं रोक लेती है। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी चमड़ी को छूती हैं। उसकी हल्की सी कंपकंपी मुझे सब कुछ बता देती है। वह जिंदा है। मैं सच में वापस आ गया। माफ करना। आइरिस घबराहट में पीछे हटती है। उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। मैं पलक झपकते ही उसकी कमर पकड़ लेता हूँ। मैं उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। तूफान की तेज आवाज के बीच हमारे बीच खामोशी छा जाती है। वह मेरी बाहों में जम जाती है, हिलने से भी डरती है। मैं जल्दी से उसे छोड़ देता हूँ। मैं रोशनी के किनारे पर पीछे हट जाता हूँ। तुम बहुत ठंडी लग रही हो। मैं बस तुम्हें गर्म करना चाहता था, माफ करना। कोई बात नहीं। मैं एक तरफ हट जाता हूँ और उसे अंदर आने देता हूँ। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया है। मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगता है। मेरी पिछली जिंदगी में कातिल ने यह जुर्म सी हेवन में किया था और बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इस बार मैं सिर्फ उसे बचाने वाला नहीं हूँ। मैं सालों का अपनी जांच का अनुभव इस्तेमाल करूंगा आज रात क्राइम सीन पर असली कातिल को ढूंढने के लिए। आइरिस घबराहट में दरवाजे पर खड़ी है। घबराहट में अपनी ड्रेस का किनारा खींचती हुई वह मुझे चप्पल लेने के लिए मुड़ते हुए देखती है। वह और भी घबरा जाती है। मेरे मोजे गीले हैं। मैं चप्पलों को गंदा कर दूंगी। मैं नंगे पैर ही चलती हूँ। मैं बाद में पोछा लगा दूंगी। एक तूफानी रात, एक लड़का और एक लड़की अकेले एक छत के नीचे, सर से पांव तक भीगी हुई। यह हालत उसे एक एसपीटी परेशानी में डाल देती है। वह अपने नाखून अपनी हथेलियों में गाड़ लेती है, खुद को शांत रहने पर मजबूर करती है। जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, वह जल्दी से अपनी आंख के कोने से कमरे को देखती है। सिर्फ जब उसे गर्म चाय और बिखरे हुए डिब्बे कॉफी टेबल पर दिखते हैं, तभी उसकी अकड़ी हुई पीठ थोड़ी ढीली पड़ती है, भले ही थोड़ी सी। यह तुम्हारे बालों के लिए टॉवल है, अगर बुरा न मानो तो इस्तेमाल कर लो। क्या मैं कुछ कपड़े भी उधार ले सकती हूँ? मेरे थोड़े गीले हैं। मैं आखिरकार देखता हूँ कि वह अपनी पूरी भीगी हुई हुडी को पकड़े हुए है, क्योंकि तुम्हें कपड़े बदलने हैं। खैर, गर्म पानी से नहा क्यों नहीं लेती? नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। गेस्ट रूम में बाथटब नहीं है तो मेरे कमरे वाला इस्तेमाल कर लो। मैं पानी चला देता हूँ। मेरे बाथरूम में नहाने के ख्याल से आइरिस शर्म से अपना सर नीचे कर लेती है और धीरे से बोलती है, ठीक है। बाथरूम के अंदर पानी की आवाज आती है। आइरिस मुझे इधर उधर घूमते हुए देखती है। वह आखिरकार हिम्मत करती है, डेरेक, बस मेरा नाम लेकर बुलाओ। तुम जानना चाहती हो मैंने क्यों नहीं पूछा कि तुम्हें रहने के लिए जगह क्यों चाहिए? आइरिस हैरानी से ऊपर देखती है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की तूफान में दरवाजा खटखटाकर पनाह मांग रही है। कोई बहुत बड़ी वजह जरूर होगी। अगर तुम इस बारे में बात नहीं कर सकती तो जोर देना गलत होगा। यह सुनकर आइरिस की आंखें लाल हो जाती हैं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम्हारा कोई छुपा हुआ मकसद है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता कि यहाँ रहकर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकती हूँ? आइरिस दीवार से टिक जाती है, धीरे से अपने होंठ काटती है। एक गर्माहट की लहर उसके अंदर दौड़ जाती है। वह उन चमकती आंखों से सीधा मेरी तरफ देखती है। उस जवाब ने मेरे लिए आगे कुछ भी पूछने की जगह पूरी तरह बंद कर दी पूछने की। मुझे याद आता है कि आज रात मेरा जरूरी काम है। मैं मुस्कुराते हुए अपना हाथ पीछे खींच लेता हूँ। आइरिस मुड़ती है और बाथरूम में चली जाती है। उसका शुक्रिया आधा मुझे अंदर लेने के लिए है और आधा मेरी समझ के लिए। पानी चलने की आवाज सुनकर मैं मुस्कुराता हूँ, बेडरूम से बाहर निकलता हूँ और अदरक वाली चाय बनाने चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलता है। आइरिस मेरी बड़ी हुडी पहने हुए बाहर आती है। भाप से उसके गाल गुलाबी हो गए हैं। उसकी घुटनों के ऊपर से हल्की चमड़ी दिख रही है। मैंने तुम्हारी चप्पलें पहले ही निकाल दी हैं। आइरिस गरम नरम चप्पलें पहन लेती है और उसकी थोड़ी शर्म दूर हो जाती है। जैसे ही वह बेडरूम से बाहर आती है, मीठी गरम शहद अदरक वाली चाय की खुशबू उसका स्वागत करती है। मैं एक मग लेकर उसके पास जाता हूँ। ये लो, अदरक वाली चाय पियो। आइरिस मग ले लेती है। शुक्रिया। वह धीरे से घूंट लेती है। क्या मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? क्या इससे तुम्हें ज्यादा परेशानी होगी? परेशानी? यह तो 5 मिनट का काम है। बैठो, मैं 2 अंडे डाल देता हूँ। मैं खड़ा होने ही वाला होता हूँ कि एक छोटा हाथ मुझे पीछे खींच लेता है। मुझे अंडे तलना आता है, मुझे भी मदद करने दो। मेरी तेज चाकू चलाने की कला से आइरिस पूरी तरह हैरान हो जाती है। टमाटर और हैम की साफ कतार जल्दी ही कटिंग बोर्ड पर लग जाती है। आइरिस एक छोटी स्टूल पर चढ़ जाती है और पंजों के बल खड़ी होकर खींचती है, ऊपर वाली शेल्फ पर रखे अंडों तक पहुंचने के लिए। लेकिन वह स्टूल पर अपना संतुलन खो देती है। मैं उसे पीछे से पकड़ने के लिए दौड़ता हूँ। उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और वह सीधा मेरी बाहों में गिर जाती है। उसके बालों से चंदन की खुशबू और बॉडी वॉश से नींबू की खुशबू मिल जाती है। हम दोनों वहीं जम जाते हैं जब तक उबलता हुआ बर्तन आवाज नहीं करता। पानी बाहर गिरता है और जादू टूट जाता है। मैं जल्दी से पीछे हटता हूँ और दूर हो जाता हूँ। मैं चमचा उसके हाथ में पकड़ा देता हूँ। तुम हिलाओ। मैं अंडे ले लेता हूँ।
मुड़ते हुए मैं आईने में अपने कान के लाल सिरे देखता हूँ। तो इतने सालों से ऐसा नहीं था कि मुझे औरतों के लिए कुछ महसूस नहीं होता था। बात यह थी कि कोई और मेरा दिल ऐसे तेज नहीं धड़का सकता था। आइरिस नूडल्स हिलाती है, उसका चेहरा लाल हो रहा है। तेल की छन छन की आवाज उसके दिल की धड़कन को पूरी तरह छुपा लेती है। टमाटर नूडल सूप की खुशबू किचन में भर जाती है। मैं नूडल्स टेबल पर ले आता हूँ। उसकी कांपती उंगलियों से बचने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही टीवी चालू होता है, आइरिस अचानक अपनी चॉपस्टिक्स कसकर पकड़ लेती है। मैं एक अजीब सी खांसी खांसता हूँ और जल्दी से ऑन डिमांड मेन्यू पर बदल देता हूँ। एक कार्टून चला देता हूँ। मैं लगभग भूल गया था तब मैंने स्कूल की खूबसूरत लड़की को अंदर आने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं डरता था कि वह मुझे यह देखते हुए पकड़ लेगी। शुक्र है इतने सालों बाद अब मैं इतना शर्मिंदा नहीं होता। मैं शांत रहता हूँ और उसे बंद कर देता हूँ। आइरिस भी जल्दी से बात बदल देती है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे खाना बनाने वाले हो। मैं एक टिश्यू लेता हूँ और धीरे से उसकी नाक की नोक से पसीने की छोटी बूंदें पोंछता हूँ। तुम्हें पसीना आ रहा है, इसका मतलब है ठंड तुम्हारे शरीर से निकल रही है। धीरे खाओ, बर्तन में और भी है। वह ध्यान से खाती है। हर आखिरी नूडल और सूप की बूंद खत्म करके उसकी चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान छा जाती है। सिर्फ एक कटोरी के बाद पेट भर गया। हम जैसे ही वह जवाब देती है, खिड़की के बाहर तेज गरज होती है। मैं खुद ब खुद दीवार घड़ी पर देखता हूँ। 9:57। सिर्फ आधा घंटा बचा है जब मेरी पिछली जिंदगी में उसे मारा गया था। इस बार मैं कातिल का असली चेहरा देखूंगा। समय कम है, मुझे अभी क्राइम सीन पर जाना होगा। मैं एक पानी का ग्लास ले आता हूँ और उस पर कंबल डाल देता हूँ। क्योंकि तुम्हारा पेट भर गया है, बस यहाँ टीवी देखो और खाना हजम होने दो। मैं वापस आकर बर्तन धो दूंगा। मैं रात के नाश्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं अभी आता हूँ। तुम इस बारिश में बाहर जा रहे हो? कोई बात नहीं, पास ही है। दरवाजे पर मैं अचानक रुकता हूँ और मुड़ता हूँ। मुझे डर है कि हमला करने वाले ने यह प्लान किया होगा। हो सकता है वह पहले ही उसका पीछा कर चुका हो और आसपास छुपा हो। याद रखना, जब तक मैं वापस न आऊं, घंटी बजाने वाले किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। मेरे पास चाबी है, मैं घंटी नहीं बजाऊंगा। मेरी बात सुनकर आइरिस एक छोटी सी बिल्ली की तरह बात मानती हुई सर हिलाती है। बिल्ली और खुद को कंबल में कसकर लपेट लेती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, वह सोफा पर सिमटकर बैठ जाती है, खाली कमरे को घूरती हुई। चुपचाप मेरे वापस आने का इंतजार करती है। मैं अपनी काली छतरी खोलता हूँ और बारिश की चादर में कदम रखता हूँ। मैं अपनी वाटरप्रूफ घड़ी पर देखता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में फॉरेंसिक रिपोर्ट ने आइरिस की मौत का समय लगभग 10:30 बताया था। आज रात मेरा निशाना वह जगह है जहाँ से उसे गुजरना था। वह 24 घंटे खुली रहने वाली दुकान। पिछली बार आइरिस ने वहां से एक छतरी उधार ली थी, कुछ खाना खाया था और फिर उस गली की तरफ चली गई थी जहां उसे मारा गया था। आज रात वह मेरे घर पर महफूज है, लेकिन मुझे यह पक्का करना है कि कहीं टाइमलाइन में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से कोई और उसकी जगह उसी जगह पर मर जाए। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। रास्ते में मैं अपना फोन निकालता हूँ और घर की सिक्योरिटी फीड देखता हूँ। स्क्रीन पर आइरिस सोफा पर सिमटकर बैठी टीवी देख रही है, अपने घुटनों को गले लगाए हुए। पक्का वह वही है। मैं अपनी रफ्तार बढ़ा देता हूँ। जैसे ही मैं कन्वीनियंस स्टोर पहुंचता हूँ, मुझे एक दबी हुई कराह सुनाई देती है। गली के एंट्रेंस पर कचरे के ढेर के पास एक पतला सा आदमी झुका हुआ बैठा है। उसके बगल में जमीन पर एक टिन का डिब्बा पड़ा है। इलाई। मैं उसे पहचान जाता हूँ तुरंत। मेरी क्लास का वह शांत, अलग थलग रहने वाला लड़का जिसे हमेशा परेशान किया जाता था। मेरी आवाज सुनकर बदमाश ऐसे भाग जाते हैं जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। गली में खामोशी छा जाती है। सिर्फ टिन की छत पर बारिश की आवाज आती है। मैं नीचे झुकता हूँ और इलाई के सर पर छतरी पकड़ता हूँ। तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? उसकी कलाई पर 3 महीने पहले के पुराने जलने के निशान अभी भी दिख रहे हैं। मैं उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन वह ऐसे पीछे हटता है जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। टिन का डिब्बा दीवार से टकराता है। क्रेयॉन्स और आधा पैकेट बिल्ली का खाना कीचड़ वाले पानी में गिर जाते हैं। शुक्रिया। वह अपना सर झुकाकर अपनी चीजें इकट्ठी करता है। उसके गीले बाल उसकी आंख के पास आंसू के निशान वाले तिल को छुपा देते हैं। मैंने देखा, उसकी बाईं उंगलियों के नाखून के नीचे गहरे भूरे दाग हैं, सूखे खून जैसे लगते हैं। तुम आवारा जानवरों को खाना खिला रहे हो ऐसे तूफान में? इलाई कुछ धीरे से बोलता है, फिर उसे तेज खांसी आने लगती है। खांसी का दौरा पड़ता है जबकि उसके कमजोर कंधे बारिश में कांप रहे हैं। मैं अपनी जैकेट उतारता हूँ और उसे दे देता हूँ। तुम्हारी माँ फिर से काम पर गई है ना? अगर तुम फिर से बीमार पड़ गए तो तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल कौन रखेगा? तभी मेरी पिछली जिंदगी की सर्वेलेंस फुटेज मेरे दिमाग में चमकती है। तब आइरिस ने कन्वीनियंस स्टोर के बाहर कुछ देखा था, गली में जाने से पहले। इलाई को अब ऐसे देखकर सब समझ आ रहा है। आइरिस ने इलाई को पिटते हुए देखा होगा। पिछली जिंदगी की बातें मेरे दिमाग में तेजी से घूमने लगती हैं। अगर आइरिस स्टोर से निकली होती रोकने के लिए मार पीट को, तो उसका पूरा भीगा हुआ रूप गुंडों के गुस्से को आसानी से छेड़छाड़ में बदल सकता था। मैं अपनी पिछली जिंदगी में अगले मंडे को इलाई का हाल याद करने की कोशिश करता हूँ। तब उसके जख्म बहुत ज्यादा खराब थे, फिर भी उसने आइरिस की मौत पर ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया था। इसका मतलब था कि उसने शायद गुंडों को रोकने के लिए बहुत कोशिश की होगी ताकि वे आइरिस को अपने साथ न ले जा सकें, क्योंकि उसे गुंडों ने नहीं मारा था। असली कातिल कोई और ही है। सारी बातों को सोचने के बाद
मुझे तुरंत एक खास बात याद आती है। ऐसी तूफानी रात में जिसके पास वह छोटा खतरनाक चाकू होगा वही सबसे बड़ा शकी है। यह समझकर कि वह 3 गुंडे शायद चाकू रखते हैं, मुझे उन्हें जाने देने का तुरंत अफसोस होता है। जहां तक ईलाई की बात है, छोटों से भरा हुआ वह मेरी पिछली जिंदगी में ग्रेजुएशन तक ठीक ठाक बच गया था। अभी के लिए मुझे उसे छोड़ना होगा। अगर तुम ठीक हो तो जल्दी घर जाओ, मैं निकलने ही वाला हूँ। लेकिन मैं रुक जाता हूँ जब ईलाई की टूटी छतरी देखता हूँ। तुम्हारी छतरी टूट गई है, मेरी ले लो। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ध्यान रखना और घर पहुंचो, इससे पहले कि ईलाई मना कर सके। मैं पहले ही तूफान में घुसकर गायब हो चुका हूँ। बारिश इतनी तेज है कि वह 3 गुंडे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वह एक छत के नीचे इकट्ठे खड़े हैं। वह गालियां दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मेरे सर पर बैग डालकर मुझ पर हमला करें। लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड उन्हें ऐसा करने से रोकता है। जब वह अभी भी हिचकिचा रहे होते हैं, मैं तेजी से उनके पास पहुंच जाता हूँ और उनके सामने आ खड़ा होता हूँ। तीनों उछल पड़ते हैं। उन्हें लगता है मैं पैसे के लिए आया हूँ। घबराकर अपने हाथ हिलाते हुए पीछे हटने लगते हैं। अरे दोस्तों, क्या मुझे कुछ उधार दोगे? तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, शक्ल से भरे हुए। पैसे नहीं, कुछ और। वह मुझे घूरते हैं, पूरी तरह से उलझे हुए। मैं उनकी आंखों में देखता हूँ सबसे मासूम मुस्कान के साथ जो मैं दे सकता हूँ, एक चाकू। तीनों रुक जाते हैं। साफ है कि उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तुम लोग यहाँ सड़कों पर घूमते हो, मुझे ये मत कहना कि तुम चाकू भी नहीं रखते। ये उल्टा तरीका कमाल करता है। हरे बालों वाला गुस्सा हो जाता है और अपनी जेब से एक बटरफ्लाई नाइफ निकालता है और उसे मेरे सामने घुमाता है जैसे कोई पार्टी ट्रिक हो। एक नजर ही काफी है। ये बिल्कुल भी वह छीलने वाला चाकू नहीं है जिसका जिक्र फोरेंसिक रिपोर्ट में था। वह जो साफ सीधे कट छोड़ता था, बहुत चमक दमक वाला। मैं अपनी चाल बदलता हूँ। मैं 100 रुपये दूंगा एक आम छीलने वाले चाकू के लिए। बाकी दो जल्दी से अपने चाकू निकालते हैं। एक स्विस आर्मी नाइफ जिसमें भरे हैं गैजेट्स और एक मिलिट्री ग्रेड फोल्डिंग हंटिंग नाइफ जो ठंडे स्टील से चमक रहा है। दोनों में से कोई भी कत्ल वाले हथियार से नहीं मिलता। अच्छे चाकू हैं लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं। छोड़ो। मैं गुंडों की शकी नजरों को नजरअंदाज करता हूँ, उन्हें पीछे गालियां देते हुए छोड़कर, और दोबारा ठंडी बारिश में घुस जाता हूँ। इन तीनों के पास वह हथियार नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। यह सुराग पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे सीने में एक तेज गुस्सा जल रहा है। इस केस को सुलझाने का सबसे आसान तरीका वही होता जो मैंने पहले किया था, आइरिस को मना करके चुपके से उसका पीछा करना और कातिल को मौके पर ही पकड़ लेना। लेकिन जैसे ही मुझे दूसरा मौका मिला और मैंने उसे जिंदा और ठीक देखा, मैं अपने एहसासों को रोक नहीं पाया। मैं सुई को घास के ढेर में ढूंढना पसंद करूंगा बजाय इसके कि उसकी जिंदगी को दोबारा जरा सा भी खतरे में डालूं। मैं वापस कन्वीनियंस स्टोर जाता हूँ और एक छतरी खरीदता हूँ। एक अच्छा क्लर्क मुझे एक साफ टॉवल देता है मेरे सर से बारिश का पानी पोंछने के लिए। मैं उसका शुक्रिया करता हूँ, खुद को पोंछता हूँ और अपना फोन एक वाटरप्रूफ पाउच में डाल देता हूँ। फिर मैं वही रास्ता दोबारा चलता हूँ जो आइरिस ने पिछली जिंदगी में लिया था। उसकी चाल से मिलते हुए छतरी खोली हुई दोबारा तेज तूफान में कदम रखता हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, एक तेज हवा का झोंका छतरी को लगभग तोड़ देता है। मैं कीचड़ और टूटे कांच में से गुजरता हूँ जब तक मैं शुरुआती जगह पर नहीं पहुंच जाता जहां सर्वेलेंस का ब्लाइंड स्पॉट शुरू होता है। ये वही जगह है जिसका जिक्र बार बार किया गया था। फोरेंसिक ट्रेस रिपोर्ट में मेरी वाटरप्रूफ घड़ी धीरे से चमकती है। 10:17। एक तेज हवा का झोंका आता है और मेरी छतरी को उल्टा कर देता है। मैं उसे एक तरफ फेंक देता हूँ और ठंडी बारिश को अपने चेहरे पर पड़ने देता हूँ। मेरा फोन वाटरप्रूफ पाउच के अंदर वाइब्रेट करता है। मैं गीली ईंट की दीवार से टिककर होम सिक्योरिटी फीड खोलता हूँ। गर्म रोशनी में आइरिस सोफा के कोने में सिमटी हुई है, बेचैनी से अपने पैरों को एक दूसरे से रगड़ रही है, बार बार सामने वाले दरवाजे की तरफ देख रही है। उसके चेहरे पर उम्मीद और चिंता दोनों है। बस थोड़ी देर और, हिम्मत रखो। घड़ी में 10:29 हो जाते हैं। एक धात की आवाज गली के दूसरे छोर से गूंजती है। मैं उस आवाज की तरफ चुपके से बढ़ता हूँ, हर चीज पर पूरा ध्यान देते हुए। मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। राइडर, सी हेवन के सेकंड हाई का बदनाम गुंडा। वह एक गैर कानूनी तरीके से बनी छत के नीचे बारिश से बचने के लिए बैठा है। एक छीलने वाले चाकू से सेब छील रहा है। डेरेक, तुम हो? तुम यहाँ रात के बीच में बिना छतरी के क्या कर रहे हो? कुछ काम था। हवा ने मेरी छतरी तोड़ दी। तुम क्या कर रहे हो? राइडर एक प्लास्टिक के बैग से एक सिकुड़ा हुआ सेब निकालता है अपने चाकू की नोक से। मैं जानता हूँ कि उसका गुंडे वाला रूप सिर्फ एक दिखावा है। अपनी माँ के लिए कुछ फल लाया था, उन्होंने मुझे भगा दिया। उसकी फैमिली बहुत गरीब है। उसकी माँ को किडनी की बहुत गंभीर बीमारी है। उसकी बारिश वाली जूतों के किनारे एंटी स्लिप से भरे हुए हैं जो हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में इस्तेमाल होता है। उससे एक खास एंटीसेप्टिक की बू आ रही है जो इंटेंसिव केयर यूनिट में होती है, लेकिन मेरी नजरें उसके हाथ में मौजूद छीलने वाले चाकू पर टिकी हैं। इसके फीचर्स आइरिस के केस में बताए गए कत्ल वाले हथियार से मिलते हैं, हर छोटी से छोटी बात तक। डिटेल, तुम बारिश में क्यों खड़े हो? इधर आ जाओ, मेरा घर वहीं पास में है, मैं तुम्हें छतरी दे दूंगा। जैसे ही मैं छत के नीचे कदम रखता हूँ, राइडर का फोन तेजी से बजने लगता है। स्पीकर से एक नर्स की घबराई हुई आवाज आती है। उसकी माँ का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। मैं झुककर कीचड़ वाली जमीन से चाकू उठाता हूँ
ठंडा स्टील मेरी उंगलियों में ठंडक डाल देता है। अच्छे से जांचने के बाद मैं चाकू को समझ पाता हूँ। मैं पक्का हूँ, सही वक्त, सही जगह, बिल्कुल सही साइज, बिल्कुल वही स्टाइल। ये वही हथियार है जिसने मेरी पिछली जिंदगी में आइरिस को मारा था। अगर राइडर ने इसे गलती से यहाँ गिरा दिया था तो असली कातिल शायद अगले 30 मिनट में यहाँ से गुजरेगा और इसे उठा लेगा। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और चाकू को वापस फेंक देता हूँ जहां वह पहले था। अपने सालों के जांच पड़ताल के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मैं अंधेरे में घुल जाता हूँ और इंतजार करता हूँ। बारिश तेज होती जाती है। एक लड़खड़ाता हुआ आदमी छत के नीचे आता है। वह एक डिब्बे को लात मारता है। उसके कीचड़ से सने जूते चाकू के हैंडल पर पड़ते हैं और चाकू की धार गहरी चली जाती है कीचड़ में। फिर वह अपनी आधी खाली बोतल उठाता है और लड़खड़ाता हुआ चला जाता है। 10:47 एक डिलीवरी ड्राइवर अपनी बाइक पर जोर से ब्रेक लगाता है, गलती से चाकू पर कदम रख देता है, गिर जाता है और गालियां देते हुए उठता है। वह चाकू को नाली के एक दरार में लात मार देता है। कीचड़ चाकू को पूरी तरह से ढक लेता है। 10:55 इतने सारे कीचड़ के नीचे दबा हुआ चाकू गलती से मिलना लगभग नामुमकिन है। आइरिस की पिछली जिंदगी में मौत के अनुमानित समय में अब सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। तभी अचानक एक आदमी काले रेनकोट और फेस मास्क में गली के दूसरे छोर से गुजर जाता है। अनस्टोवर। वह सीधा कीचड़ में दफन चाकू की तरफ चलता है और झुक जाता है। मेरे शरीर की हर मांसपेशी कमान की तरह तन जाती है। जैसे ही उसका हाथ हैंडल को पकड़ता है, उसकी आस्तीन ऊपर हो जाती है। उसकी कलाई पर एक तेज एसिड जलने का निशान दिखता है। मैं अंधेरे से बाहर निकल आता हूँ। धीमी रोशनी में मैं आखिरकार रेनकोट के नीचे का चेहरा देखता हूँ। यह मिस्टर लॉसन है, सी हेवन सेकेंड हाई के केमिस्ट्री टीचर, जिन्हें सबसे अच्छा इंसान माना जाता है। मेरा दिमाग घूम जाता है। 3 महीने पहले उन्होंने लैब में शोर शराबा करते स्टूडेंट्स को बचाया था और खुद एसिड से जल गए थे। उन्होंने उस स्टूडेंट को भी हल्के से तसल्ली दी थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ था। वह अपनी पत्नी के प्रति भी बहुत समर्पित है। पूरे मोहल्ले में उनके बारे में एक भी बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर वह कातिल हैं तो पिछली जिंदगी के हर अनसुलझे सवाल का जवाब मिल जाता है। तब आइरिस पर हमला हुआ था एक घुप अंधेरी गली में। फिर भी कोई निशानी नहीं थी कि उसने भागने की कोशिश की हो। यह इसलिए था क्योंकि उसने भी इस नरम दिल अच्छे आदमी पर पूरा भरोसा किया था। अगर मिस्टर लॉसन ने उसे अपना रेनकोट देने और घर छोड़ने की बात कही होती तो वह उन पर भरोसा कर लेती। तो ऐसी रात में अंधेरी, तूफानी और पूरी तरह से बेचारी आइरिस बिल्कुल भी सावधान नहीं होती। यह सोच मुझे नाबर्दाश्त दर्द से भर देती है, लेकिन मैं अभी कुछ कर नहीं सकता। इतना सब होने के बाद भी मिस्टर लॉसन ने अभी तक कोई जुर्म नहीं किया है। फिर भी मैं पूछताछ के तरीके इस्तेमाल करने का फैसला करता हूँ, यह जानने के लिए कि वह इतनी देर रात बाहर क्यों है। मिस्टर लॉसन तुरंत ऊपर देखते हैं। मुझे सर से पांव तक भीगा हुआ देखकर उनका चेहरा हैरानी और चिंता से भर जाता है। तुम इतने भीग कैसे गए? एक काम था और बारिश में फंस गया। ऐसे तूफान में आप बाहर क्या कर रहे हैं मिस्टर लॉसन? मैं उन्हें गौर से देखता हूँ और मुझे वह दिखता है। उनकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट। ओ कुछ नहीं, बस सिगरेट का पैकेट लेने निकला था। वह झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर लॉसन सिगरेट नहीं पीते। उन्हें सबसे अच्छा फैमिली मैन माना जाता है। मेरा रेनकोट काफी बड़ा है। अंदर आ जाओ और शरण ले लो। मैं तुम्हें अपने घर तक छोड़ दूंगा और घर जाने के लिए कोट दे दूंगा। वह अभी भी वही गरम दोस्ताना चेहरा बनाए हुए हैं। मैं सख्ती से सर हिलाता हूँ और उनके रेनकोट के नीचे घुस जाता हूँ। वह मेरी कंधे पर हाथ रखते हैं। पूरे रास्ते में एक ज़ॉम्बी की तरह महसूस करता हूँ, खाली और गुमशुदा। हम उनके घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। मिस्टर लॉसन अचानक अपना फोन निकालते हैं। एक जल्दी से मैसेज भेजते हैं और उसे वापस रख देते हैं। अपनी चाबियां भूल गया। 1 सेकंड, लेकिन मैंने साफ महसूस किया था कि चाबियों का गुच्छा उनकी बेल्ट से लगा हुआ था। यह उनका आज रात का दूसरा झूठ है। मेरा शक और बढ़ जाता है। एक पल बाद दरवाजा खुलता है। यह मिसेस लॉसन है, उनकी पत्नी। वह भी स्कूल में केमिस्ट्री टीचर हैं। अंदर से गर्म रोशनी बाहर आती है। मुझे कॉफी टेबल पर एक उलटी हुई शराब की बोतल दिखती है। एक खुशबू वाली मोमबत्ती अभी भी जल रही है और गुलाब की पंखुड़ियां हर जगह बिखरी हुई हैं। उसी पल सब कुछ समझ आ जाता है। हर सुराग मिलकर एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनाता है। मिस्टर लॉसन अपनी पत्नी के साथ एक रोमांटिक शाम का प्लान बना रहे थे, लेकिन उनके पास प्रोटेक्शन खत्म हो गई थी और वह और खरीदने के लिए तूफान में बाहर निकले थे। मदद करने की अपनी आदत की वजह से वह नाली में फंसे कचरे को साफ करने के लिए झुके थे और गलती से वह छीलने वाला चाकू उठा लिया था। क्योंकि वह मुझसे टकरा गया था तो उसे शर्म आ रही थी अपना काम आगे करने में, और वह मुझे अकेला छोड़ने से भी डर रहा था। इसलिए वह मुझे अपने घर ले आया। वह चाबी भूलने का नाटक और वह जल्दी से किया गया मैसेज सिर्फ इसलिए था ताकि उसकी बीवी को, जो लेंजरी में थी, सही कपड़े पहनने का टाइम मिल जाए। उसने आज रात जो भी अजीब काम किए थे, हर एक अजीब काम का अब एकदम सीधा साधा जवाब है। अरे बाप रे, तुम तो पूरी भीग गई हो, माफ करना इसके लिए। ये लो, इस टॉवल से खुद को सुखा लो। शुक्रिया मिसेस लॉसन। मैं टॉवल लेती हूँ और अपने बाल सुखाती हूँ, लेकिन मेरी जो शक दूर हुआ था वह अब और भी ज्यादा उलझन में बदल जाता है। मिसेस लॉसन देखती हैं कि मिस्टर लॉसन के हाथ में अभी भी वह गंदा चाकू है। ये कहाँ से उठाया?
कितना गंदा है। नाली के मुंह पर मिला था। वह बहुत सारा कचरा रोक रहा था। डेरेक से मिल गया और उसे फेंकना भूल गया। मिस्टर लॉसन चाकू को कचरे में फेंकने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन कुछ मेरी नजर में आ जाता है। रुको मिस्टर लॉसन, मुझे वह चाकू देखने दो। मिस्टर लॉसन हैरानी से उसे पलट देते हैं। उसकी धार अंदर की तरफ और हैंडल मेरी तरफ। उसके इस खुद ब खुद किए गए सुरक्षा वाले इशारे से पता चलता है कि उसके अंदर कितनी अच्छाई भरी है। मैं वह छोटा चाकू लेती हूँ और उसे ध्यान से देखती हूँ। मेरा चेहरा तुरंत बदल जाता है। पहले रोशनी कम थी इसलिए दिखा नहीं था। चाकू की धार पर थोड़ा सा मोड़ है। राइडर ने जरूर किसी सख्त चीज को काट कर ऐसा किया होगा। फोरेंसिक रिपोर्ट में इस मोड़ वाली धार का कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में काटने के निशान बहुत अलग होते। इसका मतलब है कि असली कत्ल का हथियार यह चाकू बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरी तरह से गलत राह पर थी। मैं अपनी घड़ी देखती हूँ। रात के 11 बज चुके हैं। असली कातिल शायद अभी ही दिख रहा होगा। मुझे घबराहट होती है। मैं टॉवल वापस मिसेस लॉसन को पकड़ा देती हूँ। मुझे माफ करना मिस्टर लॉसन, बहुत देर हो गई है। मुझे सच में घर जाना है। मैं अभी आपका रेनकोट उधार ले लेती हूँ। मैं चाकू का हैंडल वापस मिस्टर लॉसन के हाथ में थमा देती हूँ, रेनकोट पहनती हूँ और तूफान में निकल जाती हूँ। मैं दौड़ते हुए वापस जाती हूँ। कत्ल वाली जगह पर बार बार उस जगह के चक्कर लगाती हूँ। कुछ लोग जल्दी से निकलते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगता जो कत्ल करने के लिए रुकेगा। 11:30। सड़कें पूरी तरह से खाली हैं। मैं अपना फोन निकालती हूँ और सिक्योरिटी फीड चेक करती हूँ। आइरिस सोफा पर सिमटी हुई है। नींद से लड़ते हुए उसका सर बार बार झुक रहा है। वह जागने की कोशिश कर रही है, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है। मेरे घर आने का इंतजार कर रही है। मैं अपनी मुट्ठी कस लेती हूँ। मैं रेनकोट उतार देती हूँ और कत्ल वाली जगह के पास अंधेरी सड़कों पर घूमती रहती हूँ। आधी रात के बाद भी कोई अजीब शख्स नहीं दिखता। एक गहरी बेचैनी और ठंड मेरे दिल में समा जाती है। क्या मैंने सच में अपना मौका खो दिया? अगर मैं कातिल को नहीं ढूंढ पाई तो आइरिस की मौत के साथ हुई नाइंसाफी को मैं कैसे ठीक कर पाऊंगी? मैं अपना सर पीछे करती हूँ। तूफान को अपने चेहरे पर लगने देती हूँ। मेरी आंखें और भी ज्यादा पक्की हो जाती हैं। तभी मेरा फोन बजता है। मैं तुरंत फीड खोलती हूँ। स्क्रीन पर आइरिस आधे नींद में और मुश्किल से होश में है। वह अकेले रहने के डर से लड़ रही है और धीरे धीरे मेन गेट की तरफ जा रही है। परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। वह इधर उधर घूम रही है। हे हे हे! अचानक आई आवाज से वह चौंक जाती है। वह कैमरा की तरफ घूमती है। मैं कसम खाती हूँ मैं अभी घर आ रही हूँ। उसके बाद वह अपने थके हुए शरीर को वापस घसीट कर लाती है और फिर से कंबल में सिमट जाती है। उसका चेहरा आखिरकार सुकून से भर जाता है। खाली सड़क को घूरते हुए मैं तूफान में खड़ी हूँ। ठंडे पानी को अपने ऊपर गिरने देती हूँ। यह मेरी पुलिस की नौकरी के सालों की आदत है। ठंडा पानी मेरे दिमाग को तेज करता है। मैं आज रात की हर मुलाकात को तेजी से याद करती हूँ। दुकान का क्लर्क, इलाई, वह 3 गुंडे, मैं उन सबको अपनी शक की लिस्ट में डाल देती हूँ। इलाई, जब गुंडों ने उसे लूटा था उन्होंने उसका बैग पलट दिया था और उसके पास एक भी सिक्का नहीं मिला था। हथियार तो दूर की बात है, तो वह लिस्ट से बाहर। वह 3 गुंडे, उनके पास वजह तो है, लेकिन उनके पास जो चाकू थे वह बिल्कुल भी मैच नहीं करते, तो वह भी लिस्ट से बाहर। वह शराबी और डिलीवरी वाला, दोनों ने चाकू को छुआ था, लेकिन वह भी असली कत्ल का हथियार नहीं है। जब हर एक ऐसा शख्स जिस पर शक नहीं हो सकता था लिस्ट से बाहर हो जाता है, मेरी याद वापस जाती है और एक ऐसे शख्स पर रुकती है जिसे मैंने कभी कातिल नहीं सोचा था। वह हॉस्पिटल भागा था जब उसकी माँ की हालत खराब हो गई थी और उसने चाकू वहीं गिरा दिया था। लेकिन क्या हो अगर उसकी माँ की हालत जल्दी ठीक हो गई हो? आधा घंटा हॉस्पिटल जाने और वापस आने के लिए काफी है। और क्या हो अगर वापस आते हुए उसे पता चला हो कि उसका चाकू गायब है और वह पास की दुकान पर एक नया छोटा चाकू खरीदने के लिए रुका हो? केस फाइल में एक रिकॉर्ड था। उस रात 10 और 11 बजे के बीच किसी ने बारिश में एक छोटा चाकू खरीदा था और उसके वापस आने का टाइम बिल्कुल उस वक्त से बच गया जब मिस्टर लॉसन और मैं उसके घर पर थे। जब सब बातें जोड़कर देखी जाती हैं तो राइडर पर शक बहुत बढ़ जाता है। इस बात को पक्का करना आसान है। अभी राइडर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दो। अगर वह पहले से घर पर है और उसने सच में नया चाकू खरीदा है तो उस पर शक पक्का हो जाएगा। मैं अपनी याद के सहारे उसके मोहल्ले में जाती हूँ। मेरा दिल बैठ जाता है। उसकी लाइट जली हुई है। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ और दस्तक देती हूँ। दरवाजा खुलता है। राइडर बिना शर्ट के है। उसके सर पर टॉवल है। डेरिक, ये क्या है? इतनी रात हो गई और तुम अभी तक घर नहीं आए। ये रेनकोट कहाँ से मिला? मैं अंदर जाती हूँ और मेरी नजर टेबल पर टिक जाती है। एक बिल्कुल नया छोटा चाकू मिस्टर लॉसन ने दिया है। तुम अभी वापस आए हो? हाँ। मेरी माँ को पहले थोड़ा डर लग गया था। मैं इतनी जल्दी में था कि तुम्हें वह छतरी देना भूल गया। तुम इतनी देर तक बाहर क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। मुझे बारिश में चलना पसंद है। तुम पहले जल्दी में निकले थे और अपना चाकू गिरा दिया था। नया क्यों खरीदा? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सोच रहा था कि वह कहीं मिल क्यों नहीं रहा। कहाँ गया वह? मिस्टर लॉसन ने उठाया था। शायद कचरे में फेंक दिया होगा। क्या मैं उनसे पूछूं उसके बारे में? छोड़ो, वह वैसे भी बेकार हो रहा था। मैंने उससे लकड़ी काटी थी इसलिए उसकी धार मोड़ने लगी थी। बस घर आते हुए एक नया ले लिया। वह आमतौर पर मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल बैठ जाता है। उसके वापस आने का टाइम बिल्कुल उस वक्त से मिलता है जब कत्ल हुआ था और उसने सच में उसी तरह का हथियार खरीदा था। मैं उसे शक से बाहर नहीं कर सकती। मैं अपने शब्दों को ध्यान से चुनती हूँ और सीधे पूछती हूँ, हम दोस्त हैं ना? दोस्त? अरे हम तो भाई हैं। क्या तुम किसी मुश्किल में हो? मुझे सीधे सीधे बताओ।
उसके वफादार चेहरे को देखते हुए मैं आगे बोलती हूँ, मैं नहीं चाहती कि एक दिन तुम किसी बेवकूफ़ी की वजह से मुश्किल में पड़ जाओ। कुछ भी करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचो। तुम्हारी माँ तुम्हें खो नहीं सकती। कुछ भी गलत मत करना, ठीक है? राइडर रुक जाता है। वह मुझे पूरी तरह गलत समझ लेता है। वह सोचता है कि मुझे उसके स्कूल में नकली सिगरेट बेचने के प्लान के बारे में पता चल गया है। वह गुस्सा तो नहीं होता, बल्कि वह बहुत खुश होता है कि मैं तूफान में भी उसे सही राह दिखाने आई। आराम करो, दूसरे लोग शायद नहीं जानते कि मैं कैसे काम करता हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। काम हो गया। मैं जाने के लिए खड़ी होती हूँ। मुझे यह नहीं पता कि मेरी यह अनजानी चेतावनी उसे नकली सिगरेट बेचने का प्लान हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही मैं मुड़ती हूँ और बारिश में चलती हूँ, वह मेरे पीछे अपनी छाती पर जोर से मुट्ठी मारता है। चुपचाप कसम खाता है कि मैं जिंदगी भर उसका भाई हूँ। मैं राइडर को भारी दिल से छोड़कर जाती हूँ, तेज बारिश में घर जाते हुए। लेकिन धीरे धीरे मेरा मूड ठीक हो जाता है। अगर राइडर सच में कातिल है, तो आज रात जो उसका रूप यहाँ खड़ा है, वह अभी भी उस मोड़ पर है जहाँ उसे सही राह दिखाई जा सकती है, जहाँ उसके अंदर की बुराई को अभी भी मिटाया जा सकता है। आज रात इतने लोगों से मिलने के बाद उससे ज्यादा शक्र किसी पर नहीं है। जब तक मैं घर पहुंचती हूँ, आधी रात हो चुकी होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, आइरिस अपने कंबल के घेरे में आधे नींद में अपनी आंखें पूरी खोल देती है। जैसे ही वह मुझे देखती है, उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ जाती है। वह जल्दी से मेरे पास आती है, लेकिन जैसे ही वह पास आती है, वह देखती है कि मैं पूरी तरह भीगी हुई हूँ। तुम एक स्नैक के लिए बाहर गई थी और डूबी हुई बिल्ली जैसी लग रही हो। तूफान बहुत तेज था, छतरी टूट गई और खाना उड़ गया। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, माफ करना। अभी गर्म पानी से नहा लो, ऐसे में तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उसके चेहरे पर चिंता देखकर मैं मुस्कुराती हूँ। गेस्ट रूम में सिर्फ बेड का फ्रेम है, अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है। आज रात तुम या तो सोफा पर सो सकती हो या मेरे साथ एडजस्ट कर सकती हो। मैं सोफा ले लूंगी। उसका चेहरा भट्टी की तरह गर्म हो जाता है। उसका गला रुई से भरा हुआ लगता है और कोई शब्द नहीं निकलते। पहले मुझे कपड़े बदलने दो। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो हम सोने का इंतजाम देखेंगे। मैं उसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं देखती जब मैं अपने गीले कपड़े लेती हूँ और बाथरूम में चली जाती हूँ। आइरिस बिना सोचे समझे सर हिलाती है। सिर्फ जब पानी चलना शुरू होता है तब वह सोफा पर ऐसे गिर जाती है जैसे उसकी सारी हड्डियां घुल गई हों। अपनी हथेली के पीछे वाले हिस्से को अपने गर्म गालों पर जोर से दबाती है। जब बहुत देर हो जाती है, मैं एक टॉवल में लपेटी हुई बाहर आती हूँ। उसे बेडरूम में भेजने का सोचती हूँ, लेकिन वह पहले ही सोफा पर गहरी नींद में सो चुकी है, एक बिल्ली के बच्चे की तरह सिमटी हुई, कंबल उसकी बाहों में, धीरे और शांति से सांस ले रही है। मैं धीरे से उसके पास जाती हूँ, झुक जाती हूँ और चुपचाप उसके सोते हुए चेहरे को देखती हूँ। उसकी सांसों को ठीक से चलते हुए देखती हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। जैसे ही मैं उसके चेहरे से बाल हटाती हूँ, मेरे हाथ से पानी की एक बूंद उसके थोड़े खुले होंठ पर गिर जाती है। वह बिना जागे उसे चाट लेती है। मैं चौंक जाती हूँ और अपनी उंगलियां कस लेती हूँ। बाहर बिजली कड़कती है। आइरिस करवट लेती है और आधा कंबल उतार देती है। मैं उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ, लेकिन उसकी गर्म टखने को छू लेती हूँ। मैं महसूस कर सकती हूँ कि उसकी पहले की ठीक सांसें पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। उसकी पलकें तेजी से फड़फड़ाती हैं। उसका तापमान बढ़ जाता है। वह जाग चुकी है, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलती। मैं उसे आवाज नहीं देती। इसके बजाय मैं उसे कंबल समेत उठा लेती हूँ और धीरे से बेडरूम की तरफ ले जाती हूँ। मेरी बाहों में लड़की और भी ज्यादा घबरा जाती है। मैं उसे आराम से बेड पर लेटाती हूँ, कंबल हटा देती हूँ और उसे अपने कंफर्टर के नीचे कर देती हूँ। फिर मैं उसके कान के पास झुकती हूँ। मेरी गर्म सांस से वह खुद ब खुद अपनी गर्दन सिकोड़ लेती है। मैं मुस्कुराती हूँ, मुड़ती हूँ और चली जाती हूँ। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, आइरिस अंधेरे में अपनी आंखें खोलती है। सच तो यह है, लिविंग रूम से बेडरूम तक के उन कुछ छोटे कदमों में उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। वह इतनी घबरा गई थी कि टूटने वाली थी, लेकिन उसे सिर्फ एक प्यार भरी गुड नाइट मिली। वह कंफर्टर के किनारे को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी नाक तक खींच लेती है। कपड़े पर बॉडी वॉश की हल्की खुशबू ठहरी हुई है। अपनी जिंदगी में पहली बार वह गोला बनकर नहीं लेती। इसके बजाय वह अंगड़ाई लेती है, खुद को आराम से लपेट लेती है और गहरी शांति भरी नींद में खो जाती है। अगली सुबह जो तूफान पूरी रात चला था, वह आखिरकार रुक जाता है। अच्छी नींद के बाद आइरिस जल्दी उठ जाती है। वह कपड़े पहनती है जो रात भर में सूख गए थे। अपना वादा निभाने के लिए कि वह घर के काम करके यहाँ रहेगी, वह बेडरूम को बिल्कुल साफ करने का जिम्मा लेती है। लेकिन जब वह अपना सर उठाती है तो वह अभी भी हैरान थी। वह इतनी हैरान थी कि रोने वाली थी। पैरों को कमरे से बाहर निकालती है। वह वहीं रुक जाती है। मैं कल रात इतनी थक गई थी कि सोफा पर सिर्फ कमर पर टॉवल लपेटकर और ऊपर कंबल डालकर सो गई थी। अभी मेरी पीठ उसकी तरफ फेंकन है, लेकिन वह टॉवल जो मुझे ढकने वाला था किसी तरह पूरी तरह से फिसलकर जमीन पर पड़ा है। आइरिस का चेहरा पल भर में लाल हो जाता है। खुद को बहकाने के लिए वह जल्दी से फ्रिज से सामान निकालती है और सैंडविच और गर्म दूध बनाना शुरू करती है। लेकिन कुछ देर पहले का वह नजारा उसके दिमाग में बार बार आता रहता है।
उसकी मर्जी के खिलाफ, जैसे ही आइरिस रखती है। नाश्ता टेबल पर। मैं सोफा पर उठती हूँ, अभी भी आधे नींद में। मैं खुद ब खुद नाइट स्टैंड की तरफ हाथ बढ़ाती हूँ अपना सर्विस पिस्टल ढूंढने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ कॉफी टेबल का ठंडा शीशा छू पाती हूँ। मैं अपने बाएं हाथ से खुद को ऊपर उठाती हूँ। वह पुराना कंधे का जख्म जो एक हथियारबंद भागे हुए मुजरिम का पीछा करते हुए लगा था। दर्द का कोई निशान नहीं। मैं अपनी कनपट्टियों को दबाती हूँ, तेवरी चढ़ाती हूँ और टॉवल पीछे खींचती हूँ। मेरी आंखों के सामने की चमड़ी मेरी यादों से बिल्कुल अलग थी। सालों की लड़ाई के चाकू के निशान गायब थे, उनकी जगह एक चिकना जवान शरीर था। अब मैं पूरा जाग गया हूँ, मैं सच में वापस आ गया हूँ। 10 साल पहले की बात है। मैंने अपना सर तेजी से पूरे खुले बेडरूम के दरवाजे की तरफ घुमाया। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, जब तक मैंने किचन में उसकी बिजी परछाई नहीं देखी। मैं एक लंबी सांस छोड़ते हुए वापस सोफा पर गिर गया। भगवान का शुक्र है, यह सपना नहीं है। वह सच में उस रात बच गई। मैंने अपने कंधों पर बहुत सारा पछतावा और थकान उठाई थी। मैंने कभी भी अपनी जवानी का एक दिन भी एंजॉय नहीं किया था। अब वह अभी भी यहाँ है। मेरी जवानी वापस आ गई है। इस बार मैं इसे सही तरीके से जीऊंगा। आइरिस डाइनिंग एरिया से झांकती है। डेरेक, उठो और खाना खाओ, मैंने नाश्ता बनाया है। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। मैं उठकर उस खुशबू के पीछे चला। भुने हुए गेहूं और गर्म दूध की खुशबू हवा में फैल गई। बस अभी आया। मैं टेबल की तरफ चला। आइरिस चुपचाप मेरा इंतजार कर रही थी। अगली बार मेरा इंतजार मत करना, बस खा लो। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ ताकि हम बर्तन साथ में धो सकें। चखो इसे, बताओ क्या ठीक करना है और मैं अगली बार करूंगी। ऐसी स्किल से स्कूल के बाहर एक दुकान खुल सकती है। मैं काउंटर संभालूंगा, तुम किचन संभालना। मैं पहले बहुत मोटिवेटेड रहता था जब मैं अकेला रहता था। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे डर है कि मैं पूरा आलसी बन जाऊंगा। आइरिस अपने गालों को दोनों हाथों से पकड़ती है, उसकी मुस्कान और चमकने लगती है। मैं सैंडविच में बाइट लेता हूँ। गरम तला हुआ अंडा पिघली हुई चीज में लपेटा हुआ मेरी जुबान पर फिसल जाता है। यह हैरानी की बात है कि बहुत अच्छा है। मैं एक नैपकिन निकालता हूँ और आराम से थोड़ा सा तेल साफ करता हूँ। उसकी नाक की नोक से आइरिस के कान की नोक तुरंत गुलाबी हो जाती है। वह शर्माते हुए अपना सर झुका लेती है और अपना दूध हिलाती है। नाश्ते के बाद मैं बर्तन उठाने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ और मेरा हाथ उसके हाथ से टकरा जाता है जो वही चीज उठा रही थी। उसका हाथ नरम था लेकिन बर्फ जैसा ठंडा था। आइरिस जिद करती है कि वह सारी साफ सफाई खुद करेगी। वह तेजी और सफाई से काम करती है, किचन को बिल्कुल साफ छोड़ती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है वह और काम ढूंढने लगती है करने के लिए। मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसे जबरदस्ती सोफा पर बैठा देता हूँ। तुम ठीक नहीं लग रही हो। अगले 2 दिन तक कोई काम नहीं। मैं यहाँ रहता हूँ, तुम मेरे नियम मानोगी। आराम करो वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा। धमकी काम करती है। आइरिस सच में घबरा जाती है और बात मानते हुए सर हिलाती है। थोड़ी देर में मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लूंगा। मैं घर जाकर कुछ ले सकती हूँ। घर जाने की बात सुनते ही उसके चेहरे पर विरोध और बेचैनी दिखती है। जरूरत नहीं, हम नए खरीदेंगे। पैसे नहीं है? मेरे हिसाब में लिख लो, ब्याज के साथ। तुम मेरे घर का काम करके इसे चुकाओगी, और अगर तुम पूरा वापस नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आइरिस मेरी बातों का असली मतलब समझ जाती है। एक हल्की गर्माहट उसके दिल से गुजरती है और वह आखिर में एक नरम मुस्कान दिखाती है। वह धीरे से मान जाती है। तुम आमतौर पर कपड़े कहाँ से खरीदती हो? स्कूल के पीछे वाले मोड़ पर पुरानी चीजों की दुकान से। 50 युआन में मुझे पूरा आउटफिट मिल जाता है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अच्छे से साफ करती हूँ। मैं उबालती हूँ सब कुछ 3 बार साबुन से और उन्हें पूरी धूप में सुखाती हूँ। उसकी आवाज धीमी और हिचकिचाती हुई थी। डर था कि मैं शायद उस पर नीचा दिखाऊंगा। मुझे अचानक एक जगह याद आती है। मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं। मैं बिना बताए उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। आइरिस आधा कदम लड़खड़ा जाती है। उसका माथा धीरे से मेरे कंधे से टकराता है। वह हाथ नहीं छुड़ाती। वह मुझे उसे मोड़ पर एक कांच की दुकान की तरफ ले जाने देती है। दर्जी की दुकान का लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला था। एक पीतल की घंटी बजती है जो एक पुराने फोनोग्राफ से आने वाले धीमे संगीत के साथ मिल जाती है। आइरिस की आंखें महंगी फैब्रिक्स की डिस्प्ले पर पड़ती हैं, खिड़की में दिखाए गए। वह बेचैन हो जाती है और मेरी बांह खींचती है। यह जगह बहुत महंगी लग रही है। मालिक मेरी माँ की पुरानी दोस्त है। वह स्टूडेंट्स के लिए खास दाम रखती है, महंगा नहीं है। मुझ पर भरोसा करो। चलो। मैं दरवाजा खोलता हूँ। दुकान में ताजे धुले कॉटन की खुशबू थी। मैं काउंटर के पीछे से ऊपर देखती है। उसकी नजर हमारे जुड़े हुए हाथों पर पड़ती है। वह इतना मुस्कुराती है कि उसकी आंखों के किनारे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। कितनी खूबसूरत लड़की है। अपनी गर्लफ्रेंड को लाए हो कपड़े चुनने के लिए? आइरिस के कान लाल हो जाते हैं। मैं उसकी घबराहट महसूस करता हूँ और धीरे से उसका हाथ छोड़ देता हूँ। मैं उसकी मदद करती है कुछ सीजनल कपड़े ट्राई करने में और कुछ अंदर पहनने वाले कपड़े, प्योर कॉटन ग्रेड ए के। मैं मुस्कुराती है और आइरिस को फिटिंग एरिया की तरफ ले जाती है। पर्दा सिर्फ गर्दन से नीचे तक ढकता है। आइरिस को लगता है कि वह मेरी नजर में पूरी तरह खुली हुई है। वह शर्माते हुए कपड़ों के रैक के पीछे छिप जाती है। मैं खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। बिना ध्यान दिए एक फैब्रिक कैटलॉग पलट रहा था। पर्दे के पीछे से एक नरम आवाज आती है। मैं हर बात सुनता हूँ। लेस वाला। मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। भूल जाओ मैं क्या सोचती हूँ प्यारी। बस वह चुनो जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम्हें पसंद है तो उसे भी पसंद आएगा। एक तीर से 2 शिकार।
आइरिस समझाने की कोशिश करती है कि हम सच में साथ नहीं हैं, लेकिन उसके होंठों पर शब्द मर जाते हैं। वह बस सर हिलाती है। चेहरा जल रहा था। अंदर पहनने वाले कपड़ों के बाद मैं कुछ आउटफिट्स पकड़ती है और फिटिंग एरिया में घुस जाती है। अंदर कपड़े की धीमी सरसराहट सुनते हुए मेरी गर्दन के पीछे पसीने की एक पतली परत बन जाती है। मैं यह सोचना बंद नहीं कर पाता कि वह उन कपड़ों में कैसी लगती है। पर्दा खुल जाता है। आइरिस अपनी स्कर्ट का घेरा पकड़ती है और थोड़ा सा आधा घूमती है। सुबह की धूप उसके चारों तरफ लपेट जाती है, जैसे हल्का शहद के रंग का कॉटन। उसकी स्कर्ट एक खूबसूरत चाप में घूमती है, जैसे अभी खिलना शुरू हुआ लिली का फूल। मैं मुश्किल से घूंट लेता हूँ, खड़ा होता हूँ और उसकी शर्ट का कॉलर ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। दूसरा बटन गलत लगा है। मेरी उंगलियां गलती से उसकी गर्दन की चमड़ी को छू जाती है। मैं अपना हाथ ऐसे पीछे खींच लेता हूँ जैसे मुझे झटका लगा हो। रैक से एक तिनके की टोपी पकड़ता हूँ और उसे उसके सर पर रख देता हूँ अपनी घबराहट छुपाने के लिए। लगता है तुम दोनों खनुश हो। अब ये वाला ट्राई करो। पर्दा फिर से खुलता है। पतला बैम्बू लिनन सुबह की रोशनी में एक जवान लड़की की आकृति दिखाता है। मैं नजर नहीं हटा पाता। मे की नजर बहुत तेज है। हर एक आउटफिट बिल्कुल ठीक फिट होता है। यह देखकर कि वह बहुत आगे बढ़ रही है, मैं बीच में बोलता हूँ, ठीक है मे, और मत डालो, मेरा कार्ड भरने वाला है। तो क्या हुआ? अपनी माँ को बाद में बिल भेज देना। होने वाली बहू पर पैसे खर्च करके वह बहुत खुश होगी। मुझे लगा तुम दोनों ने पहले ही बात पक्की कर ली है। मैं दर्द भरी हंसी हंसता हूँ और उससे मिन्नत करता हूँ कि वह ये बात चुपचाप रखे। मे मुझे छेड़ती है, लेकिन चेकआउट पर 90% की दोस्ती वाली छूट देती है। वह अंदर पहनने वाले कपड़ों को अलग से लपेटती है। मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाती है, तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड का फिगर मैंने खुद तुम्हारे लिए चेक कर लिया है। मैं अटक जाता हूँ। कान जल रहे थे और अपना क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ। मेरी आंख के कोने से मैं आइरिस को पंजे के बल खड़े खिड़की के पास एक लेस वाली नाइट गाउन को देखते हुए पकड़ता हूँ। सुबह की रोशनी में वह बेहद जवान और खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए मेरी पिछली जिंदगी में तूफान से मिली भयानक क्राइम सीन की तस्वीर मेरे दिमाग में चमक जाती है। मैं अपनी मुट्ठी भींचता हूँ और चुपचाप कसम खाता हूँ, जब तक मैं इस जिंदगी में सांस ले रहा हूँ, मैं इस खूबसूरती को जो मेरे सामने खड़ी है अपनी हर चीज से बचाऊंगा। कपड़े हो गए, अब बस बेडिंग बची है। मैं शॉपिंग बैग्स उठाए आगे चलता हूँ। आइरिस आधा कदम पीछे चलती है, अपनी आंख के कोने से मेरी तरफ चोरी चोरी देखते हुए। एक ड्रेस का बीच का हरा लेस वाला किनारा बैग से बाहर झांक रहा था, हवा में फड़फड़ाते हुए। बेडिंग की दुकान चौथी मंजिल पर है, बस जो पसंद आए चुन लो। आखिर तुम्हें ही उस पर सोना है। हम एलिवेटर में कदम रखते हैं। बगल में खड़े हुए मैं अपना सर घुमाकर आइरिस को देखता हूँ। वह अपनी नजर थोड़ी नीचे करती है, दोनों हाथों से शॉपिंग बैग्स को पकड़े हुए। कान की नोक लाल हो गई थी। एलिवेटर ऊपर जाता है। उसके बगल में खड़े हुए हम बिल्कुल एक यंग कपल की तरह लग रहे थे जो शॉपिंग करने निकले हों। उसकी घबराहट और मिठास के साथ हम बेडिंग की दुकान पर पहुंचते हैं। गरम सुनहरी रोशनी सब कुछ नरम महसूस कराती है। मैं कार्ट को धकेलता हूं और उसके बगल में चलता हूं। उसे झुककर चीजें देखते हुए देखता हूं। ऐसा लगता है जैसे नए शादीशुदा जोड़ा अपना घर सजा रहा हो। क्या ये वाला बहुत महंगा है? महंगा? अगर पसंद है तो ट्राई करो। मैं एक रेशम का दिए थे। कंफर्टर नीचे खींचता हूँ और उसे दे देता हूँ। वह मुस्कुराती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। जब मैं शेल्फ के पास झुककर फिल्म मटेरियल्स की तुलना कर रहा था, वह चुपचाप वापस रख देती है। 4 अंकों वाला रेशम का कंफर्टर और एक सस्ता हल्का हरा धुला हुआ कॉटन वाला उठाती है। ये वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा? क्वालिटी बहुत खराब है। मैं समझ जाता हूँ कि प्राइस टैग ने उसे डरा दिया है। मैं खड़ा होता हूँ और उसके माथे पर हल्का सा थपथपाता हूँ। अच्छी बेडिंग से नींद की क्वालिटी अच्छी होती है। वैसे भी तुम हमेशा गेस्ट रूम में नहीं रहोगी। हम इसे हमेशा धोकर बाद में मेहमानों के लिए रख सकते हैं। जाओ और अच्छा वाला चुन लो। हम और हमेशा गेस्ट रूम में नहीं रहेंगे का मतलब वह समझ जाती है। वह एक पल के लिए घूरती है, थोड़ी हैरान। आओ, ये मैट्रेस ट्राई करो, सपोर्ट महसूस करो। उसके रिएक्ट करने से पहले मैं उसे नरम रेशम के कंफर्टर में खींच लेता हूँ और उसके सर के पीछे एक मेमोरी फोम तकिया लगा देता हूँ। मेरी हथेली उसके कपड़ों के ऊपर से उसकी पीठ के निचले हिस्से को धीरे से रगड़ती है। आइरिस नरम बेडिंग में डूब जाती है। गाल लाल हो गए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की हवा में शहद टपक रहा हो। सब कुछ खरीदने के बाद वह कार्ट में बने हुए डिजाइन वाले कंफर्टर को देखती है और धीरे से शुक्रिया कहती है। शुक्रिया डेरिक। मैं अचानक रुक जाता हूँ। वह सीधे मेरी पीठ से टकरा जाती है। तुम ठीक हो? अब से तुम शुक्रिया कहना बंद कर सकती हो। बातों से ज्यादा काम बोलते हैं और इससे पहले कि तुम मुझे वापस देने के बारे में सोचो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें महफूज रहना होगा। वह पलक झपकती है। अभी भी सोच रही थी, लेकिन बात मानते हुए सर हिलाती है। चलो घर चलते हैं। हम पैसे देते हैं, डिलीवरी एड्रेस देते हैं और मैं कपड़े उठाए घर की तरफ चलते हैं। एक सड़क के कोने पर किताबों के बाजार से गुजरते हुए ओस्मांथस राइस वाइन की मीठी खुशबू हवा में भर गई है। मैं एक गरम गरम चावल का केक खरीदता हूँ, उस पर फूंक मारता हूँ ताकि वह ठंडा हो जाए और उसके होंठों तक ले जाता हूँ। वह एक निवाला लेती है। एक मीठी ओस्मांथस की पंखुड़ी उसके होंठ के कोने पर चिपक जाती है। मैं उसे अपने अंगूठे से साफ करता हूँ। अच्छा लगा? कितना मीठा और खुशबूदार है। अगली बार मैं तुम्हें फूड स्ट्रीट ले जाऊंगा, वहां और भी बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। हम
मेरा वादा सुनकर वह मेरी पीठ को ऐसे देखती है जैसे वह किसी ख्याल में खो गई हो। जो मैं नहीं जानता वह यह है कि वह एक बात को याद रखे हुए है, जो वादा हमने सालों पहले एक पार्क में जब हम छोटे थे। हम रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं और घर चलते हैं। बिस्तर का सामान पहले ही आ चुका है। मैं गेस्ट रूम के फर्श पर घुटनों के बल बैठा हूँ और कंफर्टर के कवर को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइरिस मेरे पास नए तकिए को गले लगाए हुए है। वह कहती है, मुझे करने दो। मैं कहता हूँ, मैं कर लूंगा। मुझे डर है तुम खुद को कंफर्टर में ही सी लोगी। मैं सितारों और चांद वाले पैटर्न की चादर को झाड़ता हूँ, फिर मुड़ता हूँ और उसे उसके सर पर पर्दे की तरह डाल देता हूँ। अब पूरा बिस्तर, पूरा कमरा, यह सब तुम्हारा है जब तक तुम इससे थक न जाओ। उस सीधी सी बात ने उसके दिल को अंदर तक छू लिया। वह अचानक पलट जाती है। मुझे हवा में कुछ अजीब सा महसूस होता है और मैं देखता हूँ कि उसके कंधे हिल रहे हैं। वह रो रही है। शायद यह पहली बार है जब उसने महसूस किया है कि एक असली घर कैसा होता है। माहौल को हल्का करने के लिए मैं एक मजाक करता हूँ, अभी इतना जज्बाती मत हो। मैं अभी भी तुमसे किराया लूंगा, पता है ना। तुम रह सकती हो, लेकिन तुम्हें यह पता लगाना होगा कि मुझे वापस कैसे चुकाना है। यह सुनकर आइरिस अपनी आंखें पोंछती है और वापस पलट जाती है। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी लाल हैं, लेकिन एक सबसे चमकदार, सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खिल जाती है। मैंने अभी अभी आइरिस को ठीक से बसाया था और सांस लेने के लिए सोफा पर गिर गया। तभी अचानक डोरबेल बजती है। मैं दरवाजा खोलता हूँ। राइडर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं बस ऐसे ही तुमसे मिलने नहीं आ सकता? तुम कल रात उस तूफानी मौसम में बाहर थे। मुझे चिंता थी कि तुम बीमार हो जाओगे, इसलिए मैंने अपनी माँ से सिखाया कि कैसे बनाते हैं। ये गर्म करने वाली सूप तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं उसके हाथों में थर्मोस को घूरता हूँ और मुझे आखिरकार समझ आता है, कल रात तूफान में उससे मिलने जाना, उसे सीधा करने के लिए वही बात थी जिसने उसे इतना गहराई से छू लिया और इस बटरफ्लाई इफेक्ट को शुरू किया। इसे देखते हुए, यह लड़का जो अपनी वफादारी को एक सम्मान की तरह पहनता है, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करूं। मेरा सर सच में थोड़ा भारी लग रहा है, तो जल्दी करो और इसे गरम गरम पी लो। राइडर अंदर आने ही वाला होता है जब वह आइरिस को मेरे पीछे खड़ा देखता है। वह रुक जाता है। उसकी आंखें हम दोनों के बीच इधर उधर घूमती हैं। तुम आइरिस को जानते हो? ओह, मैं समझ गया। अब मैं समझ गया। हे आइरिस, लगता है मैं गलत समय पर आ गया। यह ब्राउन शुगर अदरक खजूर की सूप है। इसे गरम गरम पीना। यह आइरिस के लिए भी अच्छा है। मुझे हॉस्पिटल जाना है अपनी माँ की देखभाल करने। मैं अब तीसरा पहिया नहीं बनूंगा। राइडर मुड़ता है और पूरी रफ्तार से भाग जाता है। उसकी चमकदार सीधी पीठ को देखते हुए मेरी भावनाएं उलझ जाती हैं। मुझे सच में यकीन करना मुश्किल लगता है कि कोई इतना वफादार इंसान बेचारे जालिम कातिल हो सकता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि कोई और असली शकी जल्दी ही मिल जाए और मेरे दिमाग में उसका नाम साफ हो जाए। आइरिस दाएं या बाएं दिशा में देखती है। सब कहते हैं कि वह स्कूल का सबसे बुरा गुंडा है, लेकिन वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। किसी को उसके बाहर से मत परखो, उसकी अपनी कहानी है। बहुत सी चीजें उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती हैं। मैं थर्मोस खोलता हूँ। एक तेज अदरक और खजूर की खुशबू बाहर आती है। मैं 2 कटोरियां भरता हूँ और एक आइरिस को देता हूँ। इसे गरम गरम पीना। तुम भी कल रात भीग गई थी, तुम्हारा रंग उड़ा हुआ लग रहा है। इससे मदद मिलेगी। मसालेदार मीठी सूप मेरे गले को गर्म करती है। गर्मी तुरंत हर अंग में फैल जाती है। मैं हमेशा लोगों को उसके बारे में बुरा बोलते सुनता था। पता चला वह असल में एक अच्छा इंसान है। जिंदगी ने उसे मजबूर किया, वरना वह ऐसा नहीं बनता। जिंदगी ने उसे मजबूर किया। यह सुनकर आइरिस के चेहरे की चमक कम हो जाती है। वह कुछ सीधे से शब्द साफ तौर पर उसके दिल को छू गए, जो उसके अपने दर्दनाक अतीत से जुड़े थे। आइरिस के परिवार की हालत के बारे में मैं सिर्फ मोटा मोटा जानता हूँ। जब मैंने अपनी पिछली जिंदगी में उसके केस की जांच की थी, मैंने उसके माँ बाप को ढूंढ निकाला था, लेकिन लगभग कुछ नहीं मिला। उनका तलाक हो गया था और सबने नई फैमिलीज बना ली थी। वह अपनी माँ के साथ रह रही थी। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उस तूफानी रात में मेरी पिछली जिंदगी में आइरिस का मेरे दरवाजे पर आना, जब उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी, पूरी तरह से उसके परिवार से जुड़ा हुआ था। मेरी पिछली जिंदगी में पड़ोसियों ने मुझे बताया था कि वह उस रात तूफान में बाहर भाग गई थी क्योंकि उसकी अपने सौतेले बाप से लड़ाई हो गई थी और लगता है उसने उसे चाकू भी मार दिया था। लेकिन जब मैं उनसे पूछने गया तो उन्होंने साफ साफ सब कुछ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सौतेला बाप गीली जमीन पर फिसल गया था और गलती से उस चाकू पर गिर गया जो उसकी माँ सेब छीलने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि सौतेले बाप ने आइरिस के फोन में एक लड़के की तस्वीरें देखी थीं और उस पर डांटा था, जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ। आइरिस के जाने के थोड़ी देर बाद वह हॉस्पिटल चले गए। सर्वेलेंस फुटेज ने उनके पहुंचने का समय कंफर्म किया और उन्हें शकी लोगों की लिस्ट से निकाल दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि आइरिस मर चुकी है, सौतेले बाप ने बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी माँ वहीं बेहोश हो गई और उसके बाद पूरी तरह से अपना दिमाग खो बैठी। जिस बात ने मुझे और भी ज्यादा दुख पहुंचाया वह यह थी जो जांच में पता चला। अपनी माँ के घर से निकलने के बाद आइरिस अपने बाप के घर गई थी, लेकिन वह थोड़ी देर बाद ही वापस बाहर आ गई। सर्वेलेंस फुटेज में उसका सर झुका हुआ था। उसका मूड पहले से भी ज्यादा खराब था। उस तूफानी रात में उसे अपने दोनों माँ बाप के परिवारों ने ठुकरा दिया था। एक के बाद एक मेरा दरवाजा उसकी आखिरी जगह थी। मैं उस निराशा की लहरों को सोच भी नहीं सकता जो उस पर टूट पड़ी होंगी जब उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ, पछतावा मेरे अंदर एक बढ़ती लहर की तरह भर जाता है।
लेकिन किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया। मैं अब कभी उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं गर्म दूध का एक मग लिविंग रूम में ले जाता हूँ। आइरिस एक कोने में सिमटकर एक किताब पढ़ रही है। गर्म रोशनी उसकी पतली परछाई पर पड़ती है। मैं देखता हूँ कि वह बेख्याली में एक चांद के आकार का हल्का गुलाबी निशान अपनी बाईं कलाई के अंदर रगड़ रही है। इसे पियो, मैंने इसमें शहद मिलाया है। मैंने ग्लास उसके हाथों में रखा। वह थैंक यू कहने लगती है। फिर उसे मेरा उस शब्द पर बैन याद आता है और उसे वापस निगल जाती है। हमारे बीच बढ़ती दूध जैसी गर्माहट के बीच मैंने देखा कि वह एक किताब पढ़ रही है जो मैंने ऐसे ही शेल्फ पर छोड़ दी थी। द बुक ऑफ चेंजेस। क्या तुम फॉर्चून टेलर बनना चाहती हो? हाँ, जब मैं इसे सीख जाऊंगी मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगी। भाई जावेवा, वह एक शरारती मुस्कान देती है। जब हम बात कर रहे होते हैं तभी एक कार के जोर से ब्रेक लगाने की आवाज खिड़की से अंदर आती है। आइरिस की रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है। दूध लगभग गिरने वाला होता है। मैं जल्दी से उसका कांपता हुआ हाथ पकड़ता हूँ। बाहर कुछ नहीं हुआ यह कंफर्म करने के बाद मैं उसके पास वापस बैठ जाता हूँ और उसका हाथ हल्के से पकड़ता हूँ। आराम करो, तुम पर अभी भी मेरा कर्ज है। जब तक तुम्हारा कर्ज चुकाया नहीं जाता कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा। जब मैं भविष्य पढ़ना सीख जाऊंगी मैं चेक करूंगी कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं या नहीं। मुझे डर है कि तुम मुझे बैड लक दे दोगी अपने कर्ज देने वाले को। यह सुनकर आइरिस का चेहरा चमक उठता है। गुलाबी। उसने बहुत पहले ही चुपके से उनकी भविष्य की कंपैटिबिलिटी चेक कर ली थी। हैरानी की बात है वह बिल्कुल सही मिले थे। तुम कॉलेज के लिए क्या प्लान कर रही हो? मेरे पास कुछ आइडियाज हैं लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तुम? सीधा सा, जो तुम चुनो मैं वही चुनूंगा। तुम पर मेरा बहुत कर्ज है। अगर मैं तुम पर हर वक्त नजर नहीं रखूंगा तो तुम भाग जाओगी शहर से और मैं अपना सब कुछ खो दूंगा जो मैंने इन्वेस्ट किया है। आइरिस अपनी चम्मच को धीरे धीरे गोल गोल घुमाती है, मेरी मुस्कुराती आंखों में देखते हुए। एक कड़वी मीठी गर्माहट उसके गले में उठती है। मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहती हूँ या कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी प्रोग्राम में। वह आसान कॉलेजेस नहीं है। साइकोलॉजी क्यों? मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है। उसकी माँ अपना दिमाग खो बैठी थी। क्या उसकी माँ को पहले से ही कोई मानसिक बीमारी थी? आइरिस अपना मुंह खोलती है लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहती। ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारी मानसिक ताकत को भी बढ़ाएगा। मैं पूरी मेहनत करूंगी तो मुझे तुम्हें पढ़ाने दो। वह मुझे हैरानी से देखती है। मेरे अभी के नंबर मुश्किल से क्लास के बीच में आते हैं जबकि वह टॉप पर आती है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जब भी तुम झूठ बोलते हो तुम लोगों की आंखों में नहीं देख पाते और तुम बीच में रुक जाते हो। मैं ये सब नोटिस करती हूँ। उसके लिए उस बात का मतलब है कि मैं हमेशा से उस पर ध्यान दे रहा हूँ। उसके दिल की मिठास तुरंत दूध से भी ज्यादा हो जाती है। खुद को साबित करने के लिए मैं तेजी से कई पेजेस के प्रॉब्लम्स को तेजी से और बिना गलती के हल करता हूँ। सच ये है कि अपनी पिछली जिंदगी में नेशनल पुलिस एकेडमी में जाने के लिए और कातिल को ढूंढने के लिए मैंने पागलों की तरह पढ़ाई की थी। ये प्रॉब्लम्स मेरी रूह में बस चुके हैं। मेरे छुपे हुए जीनियस को खुलते देख तारीफ चमक उठती है आइरिस की आंखों में। तो अब मुझे तुम्हें सब कुछ के अलावा पढ़ाई की फीस भी देनी पड़ेगी। अगर मैं वापस नहीं चुका पाई तो? मैं एक पेन और पेपर निकालता हूँ और उसे देता हूँ। यह तो बस एक मजाक है लेकिन वह असल में उन्हें लेती है और गंभीर चेहरे के साथ लिखना शुरू कर देती है। मैं झुककर देखता हूँ कि वह क्या लिखते हुए। वह बस लिखती है बंधुआ मजदूरी का कॉन्ट्रैक्ट और आइरिस ने साइन किया है बीच में बहुत खाली जगह छोड़कर। वह उसे वापस देती है मुस्कुराते हुए। मिडनाइट, तुम अब सोने जा रही हो। कल सुबह 7 बजे से पहले उठना नहीं है। नाश्ता मेरी तरफ से है। वह मुझे हैरानी से देखती है और उसे अंदर से अच्छा लगता है। हाँ बॉस, वह खुश हो जाती है। अंधेरा होने के बाद मेरे सख्त हुक्मों के नीचे आइरिस बात मानते हुए सोने चली जाती है। मैं उसे एक गिलास गर्म दूध देता हूँ। उसके बाद तुम अगर चाहो तो दरवाजा बंद कर सकती हो। मैं बाहर निकल जाता हूँ। वह दरवाजे के हैंडल को देखती है और उसे बंद न करने का फैसला करती है। अपने कमरे में वापस आकर मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में अपनी गलती का एहसास कम करने के लिए मैं एक के बाद एक केस में लग गया था। मैंने वह आसान डेस्क जॉब भी छोड़ दी थी जो मेरे मेंटोर ने मेरे लिए लगाई थी, इस डर से कि अगर मैं खाली बैठा तो वह मुझे फिर से याद आ जाएगी। अब 10 साल पहले वह बच गई है और मैं आखिरकार आजाद हूँ। अपने आप को शांत करने के बाद मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। मेरे सपने में मैं अपने बचपन के पार्क के एक कोने में वापस आ गया। एक गुड़िया जैसी छोटी लड़की रो रही है। तुम्हारी उम्र का कोई ऐसे कैसे रो सकता है? मैं नहीं रो रही हूँ। क्या किसी ने तुम्हें तंग किया? मैं उनसे माफी मंगवाऊंगा। छोटी लड़की जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। छोटा डेरेक अपनी माँ का तैयार किया हुआ साफ रुमाल निकालता है और धीरे से उसके आंसू पोंछता है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये तो बेवकूफी है। वह एक पानी के छोटे से तालाब में अजीब सा चेहरा बनाता है और छोटी लड़की आंसुओं के बीच हंसने लगती है। मैं डेरेक हूँ। मैं यहाँ हमेशा आता हूँ। जब भी तुम उदास हो मुझे ढूंढने आ जाना। उसकी माँ उसे आवाज देती है और छोटा लड़का भाग जाता है। अलार्म क्लॉक बजता है। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और बड़बड़ाने लगता हूँ। मुझे अचानक बचपन का सपना क्यों आया? उसी वक्त आइरिस भी अपने सपने में उसी पार्क में डूबी हुई है। मेरे माँ बाप में से कोई एक मुझे छोड़कर जाने वाला है। रोना मत। मुझे लगा कोई बड़ी बात है। मेरे दोनों माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए और मैं रोया भी नहीं।
छोटी आइरिस उसे हैरानी से देखती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा लड़का इतना मजबूत होगा। वह उसे अपनी बाहों में ले लेती है और उसके बजाय उसे तसल्ली देने लगती है। तुम अपने माँ बाप के बिना क्या करोगे? दादी और दादा के साथ रहूंगा। बड़े लोग कहते हैं कि जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वे वापस आ जाएंगे। वो कहते हैं कि मेरे माँ बाप के जाने के बाद एक नई फैमिली होगी और फिर वह मुझे नहीं चाहेंगे। मैं बहुत डर रही हूँ, तो मेरे घर आ जाओ। वो काफी बड़ा है। मैंने अपने माँ बाप को कहते सुना है कि उन्हें एक बेटी चाहिए। हम एक फैमिली बन सकते हैं। वह मासूम बातें जो बिना किसी परवाह के कही गई थी, छोटी आइरिस को आंसुओं में डुबो देती है। आंसू तो इस दुनिया में उसके लिए भी एक जगह है, लेकिन उस दिन के बाद वह कभी वापस नहीं आई। उसने शुक्रिया से भरा एक नोट छोड़ दिया था जो छुपा हुआ था उस जगह के नीचे जहां वह हमेशा मिलते थे, सपने के आखिर में। आइरिस छोटे डेरेक की परछाई को गायब होते हुए देखती है। उससे पहले कि उसे पता चले, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मैं गेस्ट रूम के दरवाजे पर नॉक करता हूँ और आइरिस को जगाता हूँ। टेबल पर मैंने एक खास लाल खजूर और लाल लोबिया का, जौ और लिली का दलिया बनाया है उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए। उसे गरम दलिया ध्यान से पीते हुए देखते हुए, जैसे एक बिल्ली गरम दूध को चेक करती है, मैं उसे घूरने लगता हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम किसी की तरह दिखती हो। एक छोटी लड़की जिससे मैं बहुत छोटा था तब मिला था। हम 2 हफ्ते से भी कम वक्त तक साथ खेले थे उसके जाने से पहले। तुम मुझे उसकी बहुत याद दिलाती हो। उसने अलविदा नहीं कहा। आइरिस का सवाल मुझे याद में ले जाता है, खुद से नहीं। मुझे बस एक फटे हुए छोटे से नोट से पता चला कि वह चली गई थी। बारिश ने उसका आधा हिस्सा खराब कर दिया था। मैं आइरिस को देखता हूँ। वह उस छोटी लड़की जैसी और ज्यादा दिखने लगी है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह बचपन में कभी पार्क में किसी छोटे लड़के से मिली थी। वह बस मुझे एक शरारती मुस्कान देती है। हाँ। आइरिस का मूड साफ तौर पर अच्छा हो जाता है। उसे आखिरकार समझ आता है कि जब मैंने पहली बार उसका नाम सुना था तो मैंने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया था। उसका नाम वाला नोट खराब हो गया था। यह जानते हुए कि मैं उसे हमेशा से याद रखता था, उसे एक अलग तरह की हिम्मत महसूस होती है और वह सीधे सवालों का जवाब देने से मना कर देती है। मैं सोचता हूँ कि तुम वह नहीं हो क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। उसका चेहरा लाल होते हुए देखकर मैं संतुष्टि से मुस्कुराता हूँ। नाश्ते के बाद मैं उसे फोन खरीदने के लिए बाहर ले जाने की तैयारी करता हूँ। आखिर मैं उसे 24 घंटे 7 दिन अपने पास नहीं रख सकता। उसी वक्त मैं सोच रहा हूँ कि अपनी माँ से कैसे मांगू, जो शहर से बाहर है, पैसे। पिछली रात के कपड़े और अच्छी बेडिंग के बाद मेरा क्रेडिट कार्ड लगभग खत्म हो गया है। मैं टेक्स्ट करता हूँ $5,000 उधार मांगने के लिए। माँ बिना सोचे 50,000 ट्रांसफर कर देती है। उसका मैसेज आता है, अगर ये काफी नहीं है तो माँ को बताओ और अपने रिश्ते को अच्छे से निभाओ। मैं एक अजीब सी मुस्कान देता हूँ। मैंने साफ तौर पर लड़के का लड़की को अंडरगारमेंट खरीदने ले जाने वाला पूरा मामला मेरी माँ को बता दिया है। इस मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ मैं मजबूत महसूस करता हूँ। इस संडे कुछ खास नहीं है। क्या तुम कहीं जाना चाहती हो? मैं ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के पार्क में जाना चाहूंगी। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट पार्क, बिल्कुल वही जगह जहां मैं उस छोटी लड़की से सालों पहले मिला था। उसकी अभी की बातें, उसके माँ बाप के तलाक और दूसरी शादियों के साथ मिलकर, और उसकी वह आदत जब वह झूठ बोलती है तो आंखें नहीं मिलाती और रुक जाती है। हर एक बात बिल्कुल सही बैठ रही है। मेरा दिल जोर से धड़कता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसकी मौत के बाद मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। मुझे कभी बचपन की यादों को वापस देखने का मौका नहीं मिला था। अब जब मैं इस पर सोचता हूँ, वह वही छोटी लड़की है। वह पार्क पतंग उड़ाने के लिए बहुत अच्छा है। चलो रास्ते में एक पतंग ले लेते हैं, उड़ाते हैं, फिर फूड स्ट्रीट चलते हैं। हाँ, मैंने पहले कभी पतंग नहीं उड़ाई। उसे एक छोटे बच्चे की तरह खुश होते हुए देखकर सिर्फ पतंग उड़ाने जैसी आसान चीज पर मेरा दिल प्यार से भर जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए एक आम दिन उसके लिए एक खास तोहफा है। मैं चुपचाप कसम खाता हूँ, चाहे उसकी जिंदगी से कितने भी रंग गायब हों, मैं हर एक रंग भर दूंगा। पहला काम, तुम्हें एक फोन दिलाना। अगर तुम्हारे पास फोन नहीं है और कुछ हो जाता है तो तुम्हारा कर्ज देने वाला तुम्हें कहाँ ढूंढेगा? वह इस कमजोर बहाने पर हंस पड़ती है और सर हिलाती है। हम फोन की दुकान का कांच का दरवाजा खोलते हैं। एक दुकानदार उत्सुकता से धूल का कवर उठाता है और उसकी सिफारिश करता है। एक पिंक फोन जो यंग कपल्स के लिए बिल्कुल सही है। कपल्स शब्द सुनकर आइरिस शर्माते हुए अपनी मिंट ग्रीन ड्रेस का दामन पकड़ती है। मैं गुलाबी रंग के ब्लश फोन की तरफ इशारा करता हूँ जिसकी कीमत $40.80 है, 88 यूएन। जब वह प्राइस टैग को घूरते हुए रुक जाती है, मैं आगे बढ़कर उसकी नजर हटा देता हूँ। वह मत देखो जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए, कर्ज देने वाला फैसला करता है। दुकानदार एक डेमो फोन लाता है और हमें सेल्फीज लेना सिखाता है। एक स्नो फिल्टर मेरे चेहरे पर आता है। आइरिस घबरा जाती है और शटर दबा देती है, लेकिन फोटो में सिर्फ आधा स्लीव ही आता है। सेल्फीज अच्छी दिखने के लिए इतना पास होना चाहिए। मैं झुकता हूँ और उसका हाथ पकड़ता हूँ। मेरे हाथ की गर्माहट उसके हाथ के पिछले हिस्से से उसकी स्किन में समा जाती है। मेरा चेहरा उसकी कनपटी को लगभग छूता है। जब मैं शटर दबाता हूँ, स्क्रीन रोशन हो जाती है। फोटो में वह अपना सर थोड़ा ऊपर करती है। मेरा चेहरा उसके बालों से लगा हुआ है। हमारे पीछे का कांच हमारी आपस में मिली हुई परछाइयों को दिखाता है। कोई भी सोचेगा कि हम एक कपल हैं जो छुपकर सेल्फीज ले रहे हैं। फोन खरीदने के बाद दुकानदार फ्री में कपल के नाम के पहले अक्षर लिखने की पेशकश करता है। चलो ये GNCM लिखते हैं। आइरिस उन अक्षरों को घूरती है, पूरी तरह से उलझी हुई। पहले 3 मेरे नाम के पहले अक्षर हैं।
लेकिन आखिरी दो अक्षरों का क्या मतलब है? वह अभी भी सोच में डूबी हुई है जब हम बाहर निकलते हैं और दरवाजे की दहलीज पर लगभग गिर जाती है। मैं उसे पकड़ता हूँ और अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। उसके बालों से एक हल्की खुशबू मेरे नाक के नीचे आती है। देख कर चलो पागल लड़की, बस मुझे बता दो ना, मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। वह मेरे स्लीव को खींचती है, एक अलग तरह से नखरा करते हुए। ठीक है, तुम जीत गई। मैं तुम्हारा कर्ज देने वाला हूँ, है ना? MM का मतलब है माई मास्टर, मेरा मालिक। बेशक इसका कुछ और मतलब भी हो सकता है। आइरिस की आंखें समझ के साथ बड़ी हो जाती हैं। फिर अचानक एक और मतलब उसके दिमाग में चमकता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसका खूबसूरत गुलाबी चेहरा फिर से लाल हो जाता है। उसकी घबराहट भरी लाली को देखकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। वह दो अक्षर MM, वह पक्का मैन समझ गई है। मेरा आदमी। मैं यह जोर से नहीं कहता। वह बेचैनी और चाहत का मिश्रण, एक लड़की की छिपी हुई उम्मीद, उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। बस धीरे से ओल्ड डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रही है, वह जगह जहां हमारा बचपन कभी मिला था। मैं एक ईयरबड निकालता हूं और धीरे से उसके कान में लगा देता हूं। क्या तुमने ये गाना कभी सुना है? जुंग जी हुआ का डोंट क्राई माई लव। मुझे ये बहुत पसंद है। उस पल में यादों का एक सैलाब मेरे दिमाग में उमड़ पड़ता है। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने यह गाना सुना था, उसके लिए बीते कई रातों तक रोते हुए। वह लिरिक, आज रात मैं आधी रात के फूल की तरह खिलता हूँ, अपने सबसे खूबसूरत पल में मुरझा जाना, उसकी किस्मत की भविष्यवाणी जैसा लगा था। ईयरबड से लाइटिंग का जादुई दुखी कवर हमारे कानों में भर जाता है। जैसे ही आइरिस सुनती है, आंसू चुपचाप उसके गालों से बहने लगते हैं। जो मैं नहीं जानता वह यह है कि अपनी पिछली जिंदगी में वह कई बार छतों पर खड़ी हुई थी, सब कुछ खत्म करना चाहती थी। उस छोटे लड़के की परछाई थी जो पार्क में मिला था, उसने ही उसे अब तक संभाला हुआ था। यह आंसू उसके उस अंधेरे रूप को अलविदा कह रहे हैं जिसे वह पीछे छोड़ रही है। जब मैं उदासी में खोया हुआ था, तभी एक नरम हाथ ने धीरे से मेरे गाल को छुआ। आइरिस की आंखों में बहुत प्यार और दर्द भरा हुआ था, जैसे बचपन में था। उसने चुपचाप मुझे कसकर गले लगा लिया। इस लड़की की बाहों की गर्मी उस छोटी लड़की की याद से मिल गई जिसने सालों पहले पार्क में मुझे सहारा दिया था। मैं पीछे नहीं हटा। मैंने इस पल में वक्त को रोक दिया। रोशनी बस की खिड़की से अंदर आती है, उन अंधेरे सायों को हटा देती है जो इतने वक्त से हम दोनों के दिलों पर थे। हम बस से उतर गए। पुराने इलाके की हवा में कपूर के पत्तों की ताजी खुशबू थी। नाश्ते की दुकानें, साइकिल की घंटियां, कुछ भी नहीं बदला था। चलो गली के आखिर में पतंग उड़ाने चलते हैं। आइरिस मेरे पीछे पीछे आती है, एक जिज्ञासु बच्चे की तरह। हम एक पतंग की दुकान पर रुके। उसे तुरंत एक पीच पिंक बटरफ्लाई पतंग पसंद आ जाती है, एक एक क्यूट कपल के लिए। ये नीली वाली बिल्कुल सही लग रही है। अगर हम दो पतंगे उड़ाएंगे तो मैं उसका हाथ पकड़ने के बहाने कैसे ढूंढूंगा, हैं? दुकानदार हैरानी से आंखें झपकाता है। आइरिस हंसी दबाते हुए अपना मुंह ढक लेती है। उसकी घबराहट गायब हो जाती है। हवा हमारे चेहरों पर लगती है। मैं पतंग लेकर आगे भागता हूँ, उसे दिखाता हूँ कि कैसे उड़ानी है। तेज भागो। मेरी सिखाई हुई बात पर बटरफ्लाई पतंग आखिरकार हवा पकड़ लेती है और ऊपर उड़ जाती है। आइरिस आसमान की तरफ देखती है। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कोशिश करना चाहती हो? मैं उसे पतंग की डोरी पकड़ाता हूँ। अचानक एक तेज हवा का झोंका डोरी को खींचता है। वह लड़खड़ा जाती है। मैं पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ। मेरी गर्म हथेलियां उसके हाथों के पीछे होती हैं, मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों पर। मेरी उंगलियां धीरे से उसकी उंगलियों को सहलाती हैं जब मैं उसके बालों से आती चमेली की खुशबू को अंदर लेता हूँ। मुझे याद है जब हम छोटे थे, तुम हमेशा कहती थी कि बादल ऐसे दिखते हैं जैसे कॉटन कैंडी, और तुम उन्हें चखना चाहती थी। अब मुझे कुछ और भी मीठा मिल गया है। क्या? तुम? क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट बिल्कुल कॉटन कैंडी जैसी है, नरम और मीठी। हमारे इस प्यारे पल के बिल्कुल बीच में मुझे पास में एक जानी पहचानी शक्ल झुकी हुई दिखती है। राइडर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ डेरेक, कुछ नहीं। राइडर एक पल के लिए रुक जाता है, बात को टालकर कहता है, एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसकी नजर का पीछा करता हूँ। वह पूरी तरह से घूर रहा था, एक लड़की को जिसने पोनीटेल बनाई थी और वह अपने पिता के बारबेक्यू स्टॉल पर मदद कर रही थी। उस लड़की को देखकर मेरी पिछली जिंदगी में राइडर की दुखद कहानी याद आ जाती है। मेरी पिछली जिंदगी में राइडर और यह लड़की एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, उसके पिता के भेदभाव को खत्म करने के लिए जो राइडर की स्कूल बुली होने की छवि की वजह से था। उसने बहुत कोशिशें की थी। उसने अपने बाल छोटे करवा लिए थे, टैटूज को लेजर से हटाने का दर्द सहा था, अपने दोस्तों से दूर हो गया था, सिगरेट छोड़ दी थी और अपना स्टाइल पूरी तरह से बदल लिया था। लेकिन चाहे वह कितना भी बदल गया हो, उसके पिता की नजरों में वह हमेशा एक भेड़िया ही था जो उनकी बेटी को शिकार बनाना चाहता था। वह लड़की राइडर के लिए दुखी होकर घर से भाग गई थी और उसके साथ रहने लगी थी जिद में। राइडर की माँ खुश थी, लेकिन अक्सर लड़की को वापस जाकर बात करने के लिए कहती थी, अपने पिता से सब ठीक करने के लिए। लेकिन समझने की बजाय पिता पुलिस के साथ आ गया और
पूरे मोहल्ले के हर पड़ोसी के सामने चिल्लाया कि राइडर ने उसकी बेटी की इज्जत बर्बाद कर दी है। केस करने की धमकी दे रहा था। राइडर की माँ, जो पहले से ही किडनी खराब होने और दूसरी बीमारियों से परेशान थी, उस सदमे से गिर गई और वहीं मर गई। पिता पूरी तरह से हैरान रह गया। उसका मतलब सिर्फ राइडर को डराना था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी कीमत एक जान होगी। एक अच्छी लव स्टोरी पल भर में खूनी दुश्मनी में बदल गई थी। राइडर की माँ ही उसका एकमात्र सहारा थी। दुख और गुस्से ने उसे उस आदमी को वहीं मारने पर मजबूर कर दिया था। बाद में पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन राइडर कैसे उस आदमी की बेटी के साथ रह सकता था जो उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार था। आखिर में वह अलग हो गए थे। उसके थोड़ी देर बाद राइडर ने पढ़ाई छोड़ दी और सी हेवन से चला गया। सालों बाद मैं एक केस के दौरान उससे मिला था। वह एक बेघर आदमी बन गया था। फटे पुराने कपड़ों में पुल के नीचे सोता था। दर्द के बोझ ने उसकी अक्ल को जला दिया था। वह अपनी बाकी जिंदगी पागलपन में खोया हुआ गुजारने लगा था। यह याद करके कि वह कितना खोखला और टूटा हुआ लग रहा था। दर्द बहुत गहरा होता है, इसलिए भले ही मेरी पिछली जिंदगी में उस पर शकर किया गया था, मैं पक्का मानता हूँ कि वह ऐसा अपराध करने वाला राक्षस नहीं है। मैं एक भागे हुए मुजरिम के बारे में लिखने का प्लान कर रहा हूँ। जानकारी देने वाला हूँ जिसकी कीमत 1 लाख युआन है और इनामी राशि भी। पुलिस से एक ऑफिशियल तारीफ मिलने पर पिता का उसके खिलाफ भेदभाव बहुत कम हो जाएगा। राइडर: ठीक है, क्या हुआ डेरेक? मैं तुम्हें कल स्कूल में बताऊंगा। राइडर अपना सर खुजलाता है, उलझन में। जब हम बात कर रहे होते हैं तभी एक लड़का एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़े हुए पास से गुजरता है और जैसे ही वह मुझे देखता है वहीं रुक जाता है। इलाई, क्या इत्तेफाका है? अपने छोटे भाई के साथ घूम रहे हो? इलाई एक खाली चेहरे के साथ सर हिलाता है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि मेरे सामने कैसा चेहरा बनाए। हाय डेरेक। उसका छोटा भाई थियो बहुत प्यारा है, क्योंकि मैंने पहले इलाई की मदद की थी। थियो मुझसे बहुत जुड़ा हुआ है। कितना अच्छा बच्चा है थियो। मैं मुस्कुराता हूँ और उसके बाल सहलाता हूँ, लेकिन आइरिस को कुछ अजीब लगता है। इलाई जिस तरह मुझे देखता है जब मैं थियो को छूता हूँ, इलाई की आंखों में एक बेकाबू तेजी चमकती है, जैसे वह पागल हो। बहुत ज्यादा जलन हो रही थी कि उसका छोटा भाई मेरी तरफ से ध्यान पा रहा है। काश वह उसकी जगह होता। भावनाओं की तेज ताकत से उसका पूरा शरीर कांप उठता है। उस घूर की अजीब तेजी से आइरिस घबरा जाती है। वह समझ नहीं पाती कि यह दुश्मनी है या कोई बहुत परेशान करने वाला लगाव। आइरिस की नजर महसूस करते हुए इलाई अपना सर घुमाता है और उसे एक तेज नजर से देखता है। आइरिस घबराकर एक तरफ हो जाती है, मेरे पीछे छुप जाती है और मेरी बांह कसकर पकड़ लेती है। मैं इलाई की तरफ देखता हूँ। वह तुरंत अपनी सारी तेजी छुपा लेता है और वापस उसी बेजान खोखली नजर में आ जाता है। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि उसके दिमाग में क्या चलता है। तुम लोग मजे करो, मैं भर गया हूँ, जा रहा हूँ। इलाई थोड़ा आगे झुककर सख्ती से सर हिलाता है। आइरिस, तुम पागल। कल स्कूल है, आज रात जल्दी सो जाना। मैं भर गया हूँ और मैं तुम्हें रात का स्नैक नहीं बना रहा। उन शब्दों पर इलाई की आंखों की पुतलियां तेज हो जाती हैं। वह कुछ पूछने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन आखिर में उसे फिर बंद कर देता है। चलो चलते हैं। आइरिस थोड़ी डरी हुई लगती है। वह मुझे पकड़ती है और जल्दी से फूड स्ट्रीट से बाहर निकल जाती है। तभी थियो उसकी बांह खींचता है। इलाई, इलाई। क्या इलाई आखिरकार अपनी नजर हटा लेता है गली के कोने से और अपने परिवार को एक अनोखी नरम मुस्कुराहट दिखाता है। आइरिस ने बहुत ज्यादा खा लिया है। वह सोफा पर बैठी अपना पेट सहला रही है। मैं उसके बगल में बैठ जाता हूँ, उसके दोनों छोटे हाथ लेता हूँ, उन्हें उसके पेट पर रखता हूँ और उसे धीरे धीरे घड़ी की तरह गोल घुमाने में मदद करता हूँ। गोल घुमाता हूँ। मुझे इतनी सब्र से यह करते देखकर आइरिस शर्मा जाती है। इस गर्मी से उसे इतना घर जैसा महसूस होता है जितना उसने अपने माँ बाप के साथ कभी महसूस नहीं किया था। मैं किचन में जाता हूँ और उसके लिए शहद और पुदीने की लेमोनेड बनाता हूँ, लेकिन सोफा पर अकेले बैठी आइरिस अचानक डर में डूब जाती है। यह सब खो देने के डर से। उसके परिवार से मिले सालों के दर्द ने उसे सिखाया था कि ऐसी सपने जैसी चीज शायद सिर्फ एक कमजोर गुब्बारे जैसी हो। वह डर जाती है कि जब कल आएगा तो उसे फिर से उस ठंडे खाली घर का सामना करना पड़ेगा। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मैं उसके पास जाता हूँ और उसका बुखार चेक करने के लिए अपना माथा उसके माथे से लगाता हूँ। पक्का हो गया, बुखार नहीं है। मैं उसके बगल में बैठ जाता हूँ। शहद और पुदीने की लेमोनेड तुम्हारे पेट के लिए अच्छी है। मैं एक चीनी के चम्मच से ड्रिंक लेता हूँ और धीरे से उसके होंठों पर लगाता हूँ। वह शर्म के मारे कप खुद लेने की कोशिश करती है, लेकिन मैं जिद करता हूँ। छोटे घूंट से उसका पेट और नहीं भरेगा और जिद से उसे चम्मच चम्मच खिलाता हूँ। हर घूंट के साथ एक मीठी खट्टी गर्मी उसके गले से पेट में उतरती है। मेरी नरम बिना जल्दी की हरकतों को देखते हुए आइरिस की आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। वह चिंता और उदासी जो उसने इतने वक्त से उठाई हुई थी धीरे धीरे पिघल रही है इस जबरदस्त सुरक्षा के एहसास से। उस रात आइरिस गहरी नींद सो जाती है। अपने सपने में वह अपने गुजर चुके दादा दादी को देखती है, खुशी के आंसुओं के साथ। वह उन्हें बताती है कि उसे सबसे अच्छा लड़का मिला है। सपने के आखिर में वह मेरा हाथ पकड़ती है और आसमान में उन्हें अलविदा कहती है। उसका दिल बदलने लगता है। उसे आखिरकार वह शांति और सुकून मिलता है जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। अगली सुबह
आइरिस जल्दी उठती है और नाश्ता बनाती है। उसकी व्यस्त परछाई को देखते हुए मुझे एहसास होता है कि वह एक अलग इंसान लग रही है, ज्यादा चमकदार, ज्यादा खुश, ज्यादा जिंदा। नाश्ते के बाद हम अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं और साथ में निकल जाते हैं। आइरिस, चलो अगले 2 दिन में कोई वक्त निकालते हैं तुम्हारे घर जाने का और तुम्हारा सामान यहाँ लाने का। घर शब्द सुनते ही आइरिस साफ तौर पर घबरा जाती है। उसकी उंगलियां कसकर बंद हो जाती हैं। मैं उसका बर्फ जैसा ठंडा बायां हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ता हूँ, अपनी गर्मी उसमें देता हूँ। डेरेक, मैं सच में वापस नहीं जाना चाहती। वह मेरा हाथ वापस पकड़ लेती है। उसकी आंखों में पूरा भरोसा और गहरी चाहत थी। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। जब तक कर्ज चुकाया नहीं जाता तब तक भागना नहीं है। हुए सर हिलाती है। अपनी जिंदगी की सबसे चमकदार रोशनी देखने के बाद उसमें आखिरकार उस अंधेरे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने की हिम्मत आ गई थी। अगले दिन आइरिस और मैं साथ साथ स्कूल में चलते हैं। क्लासरूम में सुबह की पढ़ाई की हल्की आवाज थी। जैसे ही हम बैठे, जूल्स गॉसिप करते हुए हमारे पास आ गई। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह कुछ बताना चाहती है। मैंने सुना तुम दोनों कल रात के बाजार में साथ थे और यह बहुत प्यारा था। क्या यह सच है? आइरिस का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। मैं हैरानी से आगे बढ़ता हूँ और जूल्स के चमकते गालों को पिंच करता हूँ। तुम्हें यह किसने बताया? बताओ। आह आह आह। ये ईलाई का छोटा भाई थियो था। उसने कहा तुम एक खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर थे। मैंने एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसे छोड़ दिया। क्लास के कुछ लड़कों को इस गॉसिप की खबर लग गई और वह शोर करने लगे। मैं उन्हें गुस्से से देखता हूँ और वह शांत होकर वापस पढ़ने लगते हैं। तभी एक खूबसूरत अधेड़ उम्र की औरत दिखाई देती है क्लासरूम के दरवाजे पर। मैं एक नजर देखता हूँ। यह आइरिस की असली माँ है। जैसे ही आइरिस उसे देखती है, उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है। वह खुद ब खुद मदद के लिए मेरी तरफ मुड़ती है। मिस्टर हेज दरवाजे तक जाते हैं और कुछ बातें करते हैं। फिर वह क्लास की तरफ मुड़ते हैं। आइरिस, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। मेरी तसल्ली देने वाली नजर देखकर आइरिस गहरी सांस लेती है, खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ चलती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, उसकी माँ माफी वाला चेहरा बनाती है और मिस्टर हेज से कुछ बातें कहती है। वह समझदारी से क्लासरूम में वापस आ जाते हैं। अपनी सीट से मैं खिड़की से देखता हूँ। आइरिस दरवाजे से थोड़ी दूर खड़ी है। उसकी आंखें नीचे हैं, होंठ बंद हैं और वह अपनी माँ को बस बोलते रहने देती है। काफी देर बाद उसकी माँ एक ठंडी बात बोलती है और पीछे देखे बिना पलटकर चली जाती है। अभी आज सुबह ही मेरे वादे ने आइरिस में जिंदगी की एक नई रोशनी भर दी थी, लेकिन जब वह अपनी सीट पर वापस आती है, उसका मूड साफ तौर पर बिल्कुल खराब हो चुका था। वह बेचैनी से मेरी तरफ देखती है। मैं कोई सवाल नहीं पूछता। मैं बस उसे एक शांत, तसल्ली देने वाली मुस्कान देता हूँ। एक ऐसी मुस्कान जो वह सब कह देती है जो अल्फाज नहीं कह सकते। यह देखकर उसके तनाव वाले कंधे आखिरकार ढीले पड़ जाते हैं। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो जाता है। आइरिस, तुम्हारी माँ क्या चाहती थी? कुछ नहीं, बस घर की कुछ बातें, बड़े लोगों के काम। बच्चों को अपने काम से काम रखना चाहिए। सुबह की पढ़ाई के बाद मैं तुम्हें स्कूल की दुकान पर ले जा रहा हूँ और हम खूब खरीदारी करेंगे। अब अच्छे बच्चे बनो और अपनी किताब पढ़ो। मैं जूल्स के हर बात में टांग अड़ाने वाले छोटे सर पर हल्का सा अपनी किताब से थपकी देता हूँ और इस तरह आइरिस से ध्यान हटा देता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में मैंने अपनी अगली चाल पहले ही सोच ली थी। अगर उसके परिवार का साया हर जगह उसका पीछा करता है, तो मुझे खुलेआम उसके साथ खड़े होने का हक कमाना होगा। जैसे ही सुबह की पढ़ाई खत्म होने वाली होती है, मैं सीधा पोडियम पर जाता हूँ और मिस्टर हेज के कान में एक रिक्वेस्ट फुसफुसाता हूँ। तुम्हारी उम्र के स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मिस्टर हेज, इस हफ्ते के फाइनल एग्जाम पर एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं अपनी क्लास में टॉप 10 में आ जाता हूँ तो आप मुझे सीट बदलने देंगे और उसके बगल में बैठने देंगे। टॉप 10 के शब्दों पर 10। मिस्टर हेज की शांत आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वह कोई सख्त पुराने ख्यालों वाले नहीं हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपनी जवानी की चाहत को पढ़ाई की लगन में बदल सकता है, तो यह उनके लिए एक अच्छी बात है। मैं हिम्मत की इज्जत करता हूँ। ठीक है, टॉप 10 में आओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं मुस्कुराता हूँ और उसके साथ पिंकी प्रॉमिस करता हूँ। अपनी डेस्क पर वापस आकर मैं अपनी इंग्लिश की किताब खोलता हूँ और पागलों की तरह पढ़ाई में लग जाता हूँ। मेरा सीटमेट कैप मुझे ऐसे घूरता है जैसे मेरे दूसरा सर रुक गया हो। जूल्स हैरान हो जाती है। तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से किसी भूत की तरह लग रहे हो। मैं उसे इग्नोर करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ यह एक ऐसा खेल है जिसे मुझे हर हाल में जीतना है। जैसे ही सुबह की पढ़ाई खत्म होती है, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ और आइरिस और जूल्स को स्कूल की दुकान पर ले जाता हूँ। जूल्स 10 युआन के स्नैक्स चुनती है। आज सुबह गाल पिंच करने का बदला। आइरिस को अभी भी उदास देखकर मैं शेल्फ से एक लॉलीपॉप उठाता हूँ और उसे दे देता हूँ। कुछ मीठा खाओ, अपनी एनर्जी बढ़ाओ। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, वापस उस बात पे जो मैंने आज सुबह कही थी। स्कूल के बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हम